जी पार्ट 3 स्टार्ट कर दिया हमने बोलने वाले भाई। अच्छा जी, क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे थे जी, बल्कि कर ही दें फटाफट क्वेश्चन। हाँ जी, ए बी डिपार्टमेंट है और एक्स वाई ए डिपार्टमेंट में बनती हैं और इसके साथ ही एक प्रोडक्ट जी बाय प्रोडक्ट भी बन जाती है। रेशियो इनकी होती है 60, 35 और 5। वाई और जी विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग बिकते हैं और एक्स जो है वो फर्दर प्रोसेस करते हैं बी में और फिर उसको बेचते हैं X1 बना के। अब सेल की इंफॉर्मेशन का हमने फिलहाल कुछ नहीं करना, हमने सबसे पहले तो जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है अपने प्रोसेस ए के अकाउंट को बनाकर, जिसके लिए मुझे ये डेटा चाहिए। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जी काम अपना अल्लाह का नाम लेकर। वैसे उसने रिक्वायर क्या किया हुआ है? जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट करनी, ऐसे ही है, और फिर उसको अपोर्शन करना है। तो मेरा मशवरा तो ये है, जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, वर्किंग 1 कह देंगे प्रोसेस ए के अकाउंट को, और फिर फर्दर और फिर उसको एलोकेट करना है तो NRV भी वर्किंग आगे कर लेंगे वर्किंग के अंदर। तो ऊपर जो है ना मेन, आप पहले सफ़े के ऊपर 2-3 आधा सफ़ा छोड़ दो, आधा सफ़ा छोड़कर आपने वर्किंग 1 करनी है। चले मैं भी कोशिश करता हूँ आधा सफ़ा छोड़ने की। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑटम 24 का EL। ओके, 3, 4, 5, 6, 7। अब मसला ये है कि इतनी जगह पे मेरा प्रोसेस, चलो मुझे तो वैसे माफ़ी दे दिया करो कि जो मर्जी कर लें आप। चलो आधा सफ़ा छोड़ दिया हमने, ठीक है। और मैं यहाँ पे वर्किंग 1 कर रहा हूँ अपनी प्रोसेस ए का अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, प्रोसेस ए का अकाउंट मुकम्मल वाला बनाना है, यानी मुझे रुपीस भी चाहिए और मुझे अमाउंट भी चाहिए होगी। ठीक है यार, भाई उस्मान होता था, याद है भाई दोस्तों, फिर बैठा करता था, किधर गया बताइए? टुर गए यार, मुफ्ता वाले, घर चला गया वो, मुझे यही लग रहा है। अच्छा जी, केजीज है, क्या है? केजीज हैं, ओके। और रुपीस इन 1000 लेंगे, क्या ख्याल है? रुपीस इन 1000 कर लेते हैं, ठीक है। तो केजीज और रुपीस इन 1000। भूल ही गए प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता था, मैं तो भूला पड़ा हूँ। आपको याद है? वाह, जाहिर है बेटा, आप लोगों का पेपर है अभी, पास होना। मेरा तो पास है, मैं तो भूल सकता हूँ, आपने नहीं भूलना। केजीज और थोड़ा सा और बाहर आ जाए, मैं क्या अद्धा घंटा ना लगा देना FY के सवाल थे। चलो कर रहा हूँ, ब्रेक में कर रहा था वो, फिर 15 मिनट ऊपर हो गए। गोली कराने के लिए सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना, ऐसे गोली होती नहीं अच्छी। ये कर लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, और फिर सोल्यूशन। हाँ, गोलियां तो मैं कराऊंगा ही जी। प्रोसेस ए का मेरा अकाउंट है, कोई ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। इनपुट मटेरियल M का 100,000 केजीज है और 100 रुपये पर केजी के हिसाब से है। तो मटेरियल एट द रेट ऑफ रुपीस कितना? 100 है। कितने? 1 लाख। इसको पूरा ही लिख लेते हैं आप, 1 लाख केजीज है। नहीं, ये 1 लाख है और वो 1 लाख ही आगे 10,000 आता है ना, 10 मिलियन बनता है। ठीक है जी, तो ये सही हो गया जरा, रुपीज इन 1000। अच्छा चल लेगा। नेक्स्ट, इनपुट ऑफ N तो बी में डायरेक्ट लेबर 15,000 घंटे 180 पर आवर के हिसाब से है। तो लेबर कितने घंटे? 15,000 घंटे इंटू रुपीज 180। जरा कैलकुलेशन कर देना, क्योंकि इसके तो क्वांटिटी आ जाती है ना, तो एट द रेट लिख दिया, गुजारा चल गया। यहाँ पे तो दोनों लिखने पड़ेंगे ना जी। 2700 बस। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड पर डायरेक्ट लेबर आर है और फिक्स्ड ओवरहेड पर डायरेक्ट लेबर आर है, दोनों ही लेने होते हैं हमने। तो क्या ख्याल है? देखो एब्जॉर्ब वाले कहां से निकलेंगे, यही मैं पूरा सवाल पढ़ लिया था
ये OAR ही है, पर आर निकला हुआ है तो क्या हुआ, ठीक है। तो वेरिएबल ओवरहेड्स तो आते ही आते थे, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब वाले लेते थे, पर यूनिट गिवन हो तो ऐसे निकलता है। अभी FOH का चैप्टर तो रिवाइज नहीं है, लेकिन कहाँ भूला हमें। अगर आप बजटेड FOH को यूनिट्स के साथ डिवाइड करेंगे तो OAR पर यूनिट आएगा, और अगर आप बजटेड FOH को मशीन आर, लेबर आर, किसी आर से डिवाइड करेंगे तो पर आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने पर आर, FOH पर डायरेक्ट लेबर आर है, ये OAR ही है, ठीक है। तो इसको यूज करोगे, इसको यूज करके 15,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एब्जॉर्ब्ड FOH ही आएंगे। तो फिलहाल तो वेरिएबल ओवरहेड लिखे, वेरिएबल ओवरहेड्स वही 15,000 घंटे इंटू ₹150, अच्छा जी, 2250, ठीक है जी। और उसके बाद फिक्स्ड FOH, हाँ वो एब्जॉर्ब्ड ही होते हैं जब हमने रेट उठा लिया। 15,000 आवर्स हैं इंटू ₹125 जी, 1875। कुछ और भी है जी, कुछ और डेबिट साइड पर तो नहीं है। अच्छा, अब ये रह गया एक पॉइंट, 10% हमारा नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस ले लेते हैं जी। सबसे पहले इनपुट का है 10%, तो नॉर्मल लॉस आ जाएगा, एक बाय प्रोडक्ट है, 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, कोई अब नॉर्मल लॉस की जगह थोड़ी सी छोड़ के मैं यहाँ पे टोटल कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब नॉर्मल गेन आ गया तो फिर डबल लाइन बाद में लगाते होते हैं ना, वो काम चला लेते होते हैं हम, ठीक है। चलो, तो जगह तो बच गई माशाल्लाह, हाँ जी, बड़ी जगह बड़ी। तो कितना है जी टोटल डेबिट साइड पर, 1,00,000 kgs है। तो यही इनपुट है हमारा, और तो कुछ है नहीं, 100,000, और यहाँ पे फिर रुपीस कर दें, ठीक है जी, 16,825, ठीक है। इसी तरह से इधर भी ले लेंगे हम kgs भी, और फिर रुपीस। अच्छा जी, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट है, तो 100,000 का 10% ले लो। पूरे सवाल में कहीं पे आपको कोई इसकी स्क्रैप वैल्यू नजर आई है? अच्छा, कोई डिस्पोजल कॉस्ट नजर आई हो? अगर वो आ जाए तो वो बता दिया आज आपको, किसी सवाल में आया नहीं था टर्म टेस्ट के अलावा, तो वो डेबिट साइड पे ले लेना, बता तो दिया ना, पर्चे पे जाने से पहले तो बता दिया ना आपको, ठीक है। अब अगर पर्चे में आ जाए तो फिर कर लेना ये काम। अच्छा, उसके बाद जी आपके पास एक्चुअल आउटपुट आ जानी है। तो जब उसने कोई जिक्र नहीं किया एक्चुअल लॉस का, कोई जिक्र नहीं किया एक्चुअल लॉस का, तो बस जितना लॉस हुआ वो नॉर्मल ही है, बाकी सब एक्चुअल आउटपुट ही होगा, ठीक है। अब एक्चुअल आउटपुट 3 चीजों का मजमुआ होगा। एक है प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट का क्या नाम है? जी। तो जी जो कि एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। और उसके बाद ज्वाइंट प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं? एक्स और वाई, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि मुझे टोटल का पता लगना है सिर्फ, ठीक है। टोटल का पता लगना है कि टोटल कितना है। कॉस्ट तो चलो बाद में निकालेंगे, वो तो ज्वाइंट आनी है। तो यहाँ पर आप अगर चेक करें तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ रही है कितनी, लाख में से 10,000 गया तो बाकी 90,000, ये आपका एक्चुअल आउटपुट है, ये एक्चुअल आउटपुट है। इसकी रेशो उसने बता दी, हाँ जी, कि 5%। मैंने बाय प्रोडक्ट को इसलिए ऊपर रखा है, वैसे मजे की बात है, बाय प्रोडक्ट की भी नहीं है, बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू है। तो बहरहाल बाय प्रोडक्ट को इसलिए मैंने ऊपर रख दिया कि नॉर्मल लॉस के साथ ही उसको रखते थे, और बाकी फिर अपनी तरतीब ना खराब हो सवाल की, ठीक है। तो 60, 35 और 5, तो इस 90,000 का 5% लो, कितना आ गया? 4,500 kgs, और इसको हम लेंगे एट द रेट ऑफ ₹10 पर kg, ठीक है जी, क्योंकि ये इसकी सेल वैल्यू है, वो भी ले ही लो, हैं, ओनली 45। ये बात समझ आती है? अच्छा, बाकी 90,000 में से फिर एक्स और वाई बचते हैं, तो 90,000 का 60%। अब ये ना करना बचे हुए का 60-40 कर लो, तो 60-35 कर लो, फिर कभी भी बराबर नहीं होना ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है जी। कितना
54,000 kgs और y जो है वो बैलेंस भी ले सकते थे, लेकिन चलो मैं लिखता जाता हूँ 90,000 का 35%, 31,500। तो ये दरअसल आपका टोटल बन रहा है इस तरह से। मैं यूं डिब्बा भी लगा देता हूँ कि एक्चुअल आउटपुट जो है वो 90,000 है, उसकी रेशियो ये आपके सामने, ठीक है। तो अब इसका टोटल तो वही 1 लाख आ गया, और इधर कितना है जी 16,000। लो जी, ये तो बैलेंसिंग ना निकल आया, सुभान अल्लाह। कितना आता है जी? एक्स वाई की तो बेटा अभी ज्वाइंट है ना, इसकी तो कॉस्ट आ गई असल में। ये अब बल्कि यूं कर लेता हूं मैं, अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चला जाता हूं मैं। मतलब आपको मैं ज़रा यूं तोड़ के दिखाना चाह रहा हूं कि असल में ज्वाइंट कॉस्ट जो है ये यूं कर लेते हैं ना, ताकि आपको क्लियर हो कि भाई बाय प्रोडक्ट तो अलग होती है ना, उसको तो हमने कर दिया अलग। अब ये हमारी ज्वाइंट कॉस्ट है। तो एक्चुअल आउटपुट बैलेंसिंग फिगर एक्चुअल आउटपुट की ये आई थी, जिसको फिर हमने टुकड़े करके इस तरह से लिख दिया। अब y x और y जो टोटल है ना, असल में करने की जरूरत नहीं थी ऐसे, लेकिन चलो बता दो कितना आता है। 85,500। असल में ये कुछ इस तरह से ब्रेकअप है कि 90,000 का 4500 तो बाय प्रोडक्ट हो गया, और 85,500 ये दो ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं इस रेशियो में। इनकी कॉमन कॉस्ट असल में अभी निकली है मेरे पास इस स्टेप में, और वो कितनी आती है 16,780। ये मैं इसके सामने जरा लिखना चाह रहा था, इसलिए मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास? तो ये जनाब हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हुई है अगर आप गौर फरमाएं तो, ठीक है। ये क्या निकल आया हमारे पास? ज्वाइंट कॉस्ट है ए और एक्स और वाई की। तो ज्वाइंट कॉस्ट मैंने निकाल ली वर्किंग 1 में, और ये आ गई है हमारे पास ₹16,780,000 लिखना पड़ेगा अब यहाँ पे तो, ठीक है जी। अब क्या करना है? इस ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन करनी है। तो एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, एलोकेशन करनी है ज्वाइंट कॉस्ट की किस किस प्रोडक्ट को? एक्स और वाई को, और साथ में ही एक टोटल का कॉलम भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये तो यहीं पे ही चलाते हैं मेरे ख्याल से, मेन पे ही चला लेते हैं, ठीक है। अब ज्वाइंट जी 16,780 ये अच्छा 16 मिलियन लें जी। अच्छा, अब जगह भी बढ़ गई थोड़ी जी, चंगा हो गया जी टोटल। तो अब हमने इस 1680 को एलोकेट करके दिखाना है एक्स और वाई में, और एलोकेशन की बेस क्या है? उसने कहा है पहली बात मटेरियल ऐड होता है स्टार्ट में, जॉइंट प्रोसेस एलोकेट, जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे एनआरवी की बेस पे, प्रोसीड्स जो हैं वो रिडक्शन इन जॉइंट कॉस्ट होती हैं, सब कर लिया हमने, मैंने क्योंकि पढ़ा दिया था ना सवाल, ठीक है। तो देयर वर नो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। तो हमारे पास जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन के लिए कौन सा रूल अवेलेबल है? तो यहाँ पर हमने एनआरवी निकालनी शुरू कर देनी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब आज सेलिंग प्राइस पर यूनिट एक्स की अपनी गिवन है और x1 की अपनी, इसलिए एलोकेशन करते हुए मैं इसको इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि मेरा प्रोसेस 1 के अंदर तो x और y निकले हैं ना, और x की एनआरवी अपनी निकल सकती है आज। ये पहला सवाल हम कर रहे हैं आज, यानी है तो आसानी, इतनी मुश्किलों से गुजरे कि आसान चीज उस वक्त पर्चे में बच्चा ये क्या, ये तो नहीं, शायद वो गलती से वही ले गए हों। इतने सवाल आए कि अपनी दिए, सब के अंदर वही मसला। तो मैंने आपको दिखाया 27, 28, 29, 30, 31, 32, कितने 6-7 सवाल दिखाए, हर सवाल में सेम यही मसला था कि जो एलोकेशन की जब बारी आती थी तो अगले प्रोसेस वाली प्रोसेस्ड जो प्रोडक्ट होती थी उसकी सेलिंग प्राइस देता था। तो हमारी मजबूरी, हमने एनआरवी में वही लेना, क्योंकि आपकी स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाली प्रोडक्ट की तो सेलिंग प्राइस होती ही नहीं थी। तो जब हम लेते अगली वाली प्राइस से तो फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट वाली मुसीबत भी आ जाती थी। ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास एक्स की सेलिंग प्राइस अवेलेबल है, यानी ये स्प्लिट ऑफ पे भी बिक सकता है
बेचें तो। और वो सारे के सारे उन्होंने ऐसे केस बनाए होते कि स्प्लिट ऑफ पे बिकता नहीं है, बिकता भी था तो हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता होती थी, मसला ही होता था। तो ज़िंदगी आसान हो गई जी यहाँ पर, तो ये तो सुकून हो गया। ये आपकी आ गई सेलिंग प्राइस पर केजी 120, इसका 5% आ जाएगी आपकी सेलिंग कॉस्ट, एनआरवी पर यूनिट आ जाएगी। प्रोडक्शन के यूनिट्स भी यही वाले लेंगे आज, क्योंकि आपको आज कोई टेंशन नहीं आ गई। इतना आसान सवाल था। अब क्यों ऐसे ललचाई नज़रों से देख रहे हो इस पर्चे? अल्लाह से मांगो, आपके तो रमज़ान आ रहा है दरमियान में, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से आसानी मांगो। इससे आसानी भी हो सकती है, अल्लाह के लिए तो कुछ मेहनत की है तो ये आसान है ना, बाकी तो बगैर पढ़े तो ये भी मुश्किल होना था, ठीक है। लेकिन ललचाई नज़रों से क्यों देख रहे हो इस पर्चे को, मुझे नहीं समझ आ रही आप लोगों की। देखो आप खुद सवाल करो तो इस समय में थोड़ा मसला आता है, तो मेरे कराते हो थोड़ा इजी हो जाता है और कुछ नहीं है। तो फिर भी पर्चा बहरहाल आसान था, लेकिन आप लोगों की जो नज़रें हैं ना इस वक्त मैं देख रहा हूँ तो मुझे बड़ी वो अजीब लग रही है कि हाँ ये कैसा सा पर्चा था, हाय अल्लाह हमारा क्यों नहीं था ऐसा। दुआ करो अल्लाह आपको पास करे जैसा भी पर्चा हो। हाँ जी 120 है और वाई भी है, वाई मौजूद है, वाई इन्होंने छाड़ देना, और 500 और जी का तो वैसे ही बैक प्रोडक्ट था उधर, तो उसका तो उसको तो ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट ही नहीं करते हम, लाइक नॉर्मल लॉस। उसको तो ज्वाइंट कॉस्ट, उसको तो हम एज अ रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ले लेते होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये 120 थे 500 और इनके परसेंटेज है 5%। उई एक मिनट, आपने ये 10 रुपये मुझे जो दिया है, आपने ये तो बताया ही नहीं मुझे। 10 रुपये ये ज्यादती की ना आप लोगों ने, नेट सेल वैल्यू लेनी थी हमने, हद कर दिया आपने। कोई बात नहीं, मैं तो अभी सही कर लूंगा। और पर्चे में जब आपको पता लगना था तो आपने भी सही कर लेना था, क्योंकि जब आपने भी यहां पहुंचना तो मैंने ओए जी की भी तो है, तो जी के 10 रुपये नहीं ना मिलने भाई, खुदा का खौफ करो। बस इधर से क्या करना, ये इंटू 93%, बस इतना सा काम करना था। अब पर्चे में ऐसा हो गया ना, तो क्या करोगे, इसको काट के यहाँ पे दोबारा लिखोगे सही फिगर, और इसको भी काट के सही लिख लोगे। मैं तो मिटा के लिख लूंगा, आप काट के लिखो, कटिंग के कोई मार्क्स नहीं कटते, पता लग गया, कोई बात नहीं, ठीक है। कितने सुस्त लोग हैं आप, वैसे सोए हुए हैं, बता तो दें कम से कम। ये कितना आता है, 41.42 कर लूं, राउंडिंग, खैर राउंडिंग कर, ठीक है। अब ये 42 हो गया, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और ये फिर यहां पर भी 3 हो गया। ये अच्छा है कि आगे 3 सिफरें ही हैं, वैसे आगे 3 सिफरें पता नहीं है कि नहीं है, हुण असीं ते लाइयां हैं, नहीं है, तो फिर यूं कर लो, मेरा मशवरा है, इसको ऐसे ही लिख लो 1000, ज़रा आसानी, राउंडिंग चल रही है ना, अगर रुपीज़ इन 1000 में तो ज़रा आसानी हो जाएगी। यहाँ पे भी फिर मैं इंशाल्लाह रुपीज़ इन 1000 ही लिखूंगा एंड पे, ठीक है ना। अच्छा चलो, अच्छा जी वापस आओ, कहाँ थे हम, 120 और 500। मैं कहने लगा था ना कि इनका 5% कम कर लो, जब मैं यहाँ पहुंचा तो मेरी इस पर नज़र पड़ गई, आप लोगों ने बताया नहीं था, हद होगी कसम से। चलें, अब इसका 5% क्या है जी, सेलिंग प्राइस, तो लेस कर दे इसमें से सेलिंग कॉस्ट एट द रेट ऑफ 5% मैं लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों पे 5%, ठीक है। तो 120 का 5% 625। एनआरवी पर यूनिट कितनी आ गई, एनआरवी पर यूनिट 1, लेकिन इस पे डिसीजन नहीं लेना, इसको प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ज़रा जगह भी तंग हो गई है। प्रोडक्शन यूनिट ये पड़े 54,000, आज कोई टेंशन ही कोई नहीं, मैं अगले प्रोसेस में ही नहीं गया। 54,000 और 31,500, ठीक है जी, 54,000 और 31,500। अब यहाँ पे 1000 यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एनआरवी टोटल एनआरवी लिखते होते थे, टोटल एनआरवी रुपीज इन थाउजेंड्स, ठीक है जी। अब बताओ 1496, आगे कुछ कर दो सही, मेहरबानी ताड़ी, टोटल करो इसका, टोटल रुपीज इन थाउजेंड जी मैं बता रहा हूँ, 2,119, ठीक है जी। अब इसकी बेस पे आपने क्या करना है, एलोकेट कर देना है ज्वाइंट कॉस्ट को। थोड़ी सी वर्किंग तंग हो जाए तो माफ कर देना, एलोकेटेड
जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट मैं अब यहाँ निकाल रहा हूँ, कितनी है जी जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट? 16,783 इंटू 6156 डिवाइडेड बाय 2,119 है। ये बात समझ आ रही है? ये तो बहुत आसान सवाल नहीं साबित हुआ। अच्छा, अभी तक वैसे ना असल में मसला ये होता है, हर पेपर ही ऐसा होता है, लेकिन उसमें ना एक दो सवाल बरकत के लिए होते हैं जो आपको 1.5 महीना दुआओं पे लगाई रखें। इसमें ऐसा भी कोई नहीं था, मसला ये है मतलब, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं उल्टा गंदा रिजल्ट देकर आए पिछली दफ़ा से, पिछली दफ़ा से। तो आप तो इसको छोड़ें, कभी भी याद रखना पेपर, ये ना कहना मुझे कभी भी आके पेपर मुश्किल था इसलिए ये हुआ, नहीं। हाँ, रिजल्ट वाले दिन ये जरूर आके बताना भी पेपर जैसा भी था, मैंने 3 घंटे में जो है ना कख नहीं किया। क्योंकि अगर आपने 3 घंटे में परफॉर्म कर लिया, मतलब 3 घंटे लगे रहे हिम्मत करके, डरे बगैर, तो ये वजह ही कोई नहीं है कि आप फेल हो, फिर वजह बचती कोई नहीं। ये अब आपकी मर्जी है, 3 घंटे दिलेरी से लड़के जीतना है इंशाल्लाह, या बुज़दिलों की तरह वहीं पे हाथ पांव फूल गए तो उधर यमलियां की तरह इधर उधर देख रहे हैं, समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, और बाद में जो है वो 6 महीने लगा दें, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। और दूसरा भी मैं ज़रा लिख लूँ जी, 16783 है इंटू 14963 डिवाइडेड बाय, ज़रा तंगी सी हो रही है माजरत के साथ, 2,119 जी। आंसर 489289। आप बैलेंस कर लेना ना, टोटल कॉस्ट आ गई फिर 16783। ठीक है जी। आई कैप का सोल्यूशन पे झाती मार लिया करें, फिर आपने डाउनलोड करके रख लेना था ना बेटा, मैंने कहा भी था कल के डाउनलोड कर लो, अपने पास हो, चलो बंदा तसल्ली कर लेता है कि हाँ यार आंसर सेम है, और ज़रा भी तरीका नहीं मिलता तो मतलब सही जा रहे हैं ना, अपने तरीके से कर लेते हैं काम, अपना आंसर मैच करना चाहिए। डिफरेंट अप्रोच, अब तरीके सवाल करने का मतलब ये नहीं होता कि उसके आंसर्स डिफरेंट होते हैं। और डिसीजन मेकिंग में कभी कभी किसी एक आधे पॉइंट पे कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ भी सकता है, लेकिन वैसे नॉर्मली आंसर तो सेम ही होता है जी। यहाँ तक कोई मसला? चाहती तो मार लें सोल्यूशन पे, नहीं मारनी तो ना मार, सोल्यूशन है ही नहीं। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, बहुत ही अच्छी। अब है ना सोल्यूशन, अब तो है ना, अब तो है ना। ये अगली बार वालों को मिलेंगे ऐसे ही रिकॉर्डिंग में, जैसे आपको पिछली बार वाले रिकॉर्डिंग में मिले थे, और वो ये सुन भी रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगली बार वालों के लिए अगला पर्चा जो आप वाला संभाल के रखा होगा, पता नहीं की होता है, संभाल के रखने वाला होना है या सुटने वाला होना है। अच्छा जी भाई, कोई चले मसला आगे 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 कोई है तो चलें आगे। नेक्स्ट उसने क्या बोला, 10 नंबर ए पेज है, नेक्स्ट है डिटरमिन एडिशनल प्रॉफिट दैट EL अर्न फ्रॉम फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ एक्स। अभी अभी आपको इसीलिए रिवाइज करवाया था, फर्दर प्रोसेसिंग में, ये मैंने इसीलिए फर्दर प्रोसेसिंग आपको रिवाइज कराया। प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया काम, ये तो रिवाइज किया था, ये तो हो गया। अब ये आपको अभी भी रिवाइज कराया सिर्फ। अच्छा, अब ये इतना लेंथी बड़े बड़े सवाल हमने किए थे, यहाँ पे कितने नंबर का पार्ट है, और थोड़ा सा ही काम है उसके अंदर। क्या कहता है, इवेल्युएट करो कितना एडिशनल, और हम तो चलते ही एडिशनल की अप्रोच से थे, इस डिसीजन मेकिंग में हमने हमेशा किया ही यही था। चेक तो करो, एडिशनल प्रॉफिट, एडिशनल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, एडिशनल, बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग कितना रेवेन्यू आना था, आफ्टर कितना आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, इंक्रीमेंटल यानी एडिशनल रेवेन्यू, और नीचे सारी क्या है, एडिशनल, इत्तेफाक से एडिशनल लिखा हुआ यहाँ पे, इंक्रीमेंटल या एडिशनल कॉस्ट लेते थे। ठीक है, तो इतना लेंथी फॉर्मेट हमने याद किया हुआ था, पर्चे के अंदर आया चुन्नू सा, क्या एडिशनल प्रॉफिट निकालो। हमने कहा यार क्या मतलब, ने कहा यार देखो ना, अगर एक्स बेचोगे तो 120 रुपए का एक बिकेगा, ठीक है जी, और एक्स के यूनिट्स कितने हैं, 54,000 थे, कितने बने हैं जॉइंटली, यानी 120 इंटू 54,000 करोगे तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास जो भी आएगा उधर ही देना, अभी ना कैलकुलेट करो, उसके आपके पास आ जाएगा रेवेन्यू, टोटल सेल रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। लेकिन हाँ जी, 150 से को मल्टीप्लाई नहीं कर देना इस 54,000 से, क्योंकि अगले प्रोसेस में क्या आ रहा है,
ये अभी अभी इसीलिए रिवाइज भी करा दिया थोड़ा सा। हम तो फिर ये कर लेंगे ना, अगला प्रोसेस अकाउंट बना लेंगे, हमारी आदत है अगला प्रोसेस अकाउंट बना लेंगे। मुझे रुपीज़ में नहीं चाहिए वो, मुझे रुपीज़ में नहीं चाहिए वो, ठीक है, मुझे सिर्फ एडिशनल कॉस्ट चाहिए, लेकिन क्वांटिटी तो बना लेते हैं ना आपकी तसल्ली के लिए, वरना क्वांटिटी की भी जरूरत नहीं थी, आप एक लाइन में भी कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि कुछ इनपुट भी हो रहा है और कुछ, तो भाई अगर नॉर्मल लॉस है और नॉर्मल लॉस है, चुप है तो एंड पे ही होता है। मटेरियल तो स्टार्ट पे सारा लग गया, कन्वर्जन भी लग गया, खामोशी केस में हम एंड ही अज्यूम करते हैं ना, तो हमारा मामला ये चलना है कि चलो देखो वहीं से हम यूनिट्स निकालते हैं, छोड़ो इस बात को, आसान ही रखें अपनी बात को, जैसे किया हुआ था हम प्रोसेस बी का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, और प्रोसेस बी में सिर्फ मैं यूनिट्स निकाल लेता हूँ। असल में तो मुझे अब करना क्या है, ये पार्ट ए है, कहाँ लिखूँ पार्ट ए, ये पार्ट ए ऐसे लिख देता हूँ, ये पार्ट ए था सारा ही, ठीक है। पार्ट बी क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ, नहीं कुछ और, हाँ कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल प्रॉफिट है, इवैल्यूएशन तो नहीं करनी, वो तो फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब उन्होंने ये इवैल्यूएशन कर ली थी, उनका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट नजर आया था तो उन्होंने फर्दर प्रोसेसिंग वाला काम शुरू किया हुआ है ना, ठीक है। हमसे वो कह रहा है एडिशनल प्रॉफिट है कितना, तो मैं फिर इवैल्यूएशन नहीं लिखता, मैं ये लिख देता हूँ, वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बहरहाल पता होना चाहिए जी क्या लिखा रहा हूँ मैं, एडिशनल प्रॉफिट फ्रॉम फर्दर। ये बस ऊपर हेडिंग ही मैंने चेंज की है, बाकी तो हम अपना वही तरीका रखेंगे जी, ठीक है। क्या, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालेंगे, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे जी, टोटल सेल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अब इसमें ₹150 की सेलिंग प्राइस तो मेरे पास है, लेकिन क्या 54,000 यूनिट्स ही हैं जो बिकेंगे, नहीं। असल में ना अगले प्रोसेस के अंदर थोड़ा मसला क्या था, एक तो अगले प्रोसेस में कुछ क्वांटिटी मटेरियल की भी ऐड हो रही है और कुछ लॉस भी हो रहा है, तो एग्जैक्टली कितने यूनिट्स बन के निकल रहे हैं वो नहीं पता, तो वो हमारे लिए मसला को नहीं, हम प्रोसेस बी का अकाउंट बनाएंगे, 30 सेकंड के अंदर ये यूनिट्स निकलेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो रुक जाओ, इसके लिए वर्किंग करता हूँ, लेकिन जो हो सकता है वो तो करो। बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग 120 था ना, 120 और कितने यूनिट्स हैं, 54,000 यूनिट्स। वो लेस क्यों करने हैं, वो एडिशनल ले लेंगे, नहीं हमने एक्स की सेलिंग प्राइस ले ली, अभी ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ले रहा हूँ ना, अभी मैं आगे जाके सेलिंग कॉस्ट अलग से निकाल लेता हूँ, इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट निकाल लूंगा। देखो दोनों के ऊपर सेम है ना, 5% सेम, जैसे मर्जी करें, डिसीजन आपका। ये देखो मैंने आपको कहा हुआ है डिसीजन मेकिंग के अंदर ये चीज़ चलती है, फॉर्मेट पे कैद है। बाकी अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब दोनों जगह पे पूरा रेवेन्यू ले लिया, ठीक है, तो इंक्रीमेंटल से ही हमें मसला होना है ना, इंक्रीमेंटल कितना है तो वो इंक्रीमेंटल अलग से निकाल लेंगे। आप ऐसे नहीं करते हो, आप इस सेलिंग प्राइस को अगर नेट ऑफ सेल ले लेते हो तो मेरे ख्याल में तब भी डिसीजन ठीक हो जाएगा आपका। आप सेलिंग प्राइस को 120 की बजाय क्या ले लो, 114, और दूसरे वाली को 150 की बजाय क्या ले लो, वो भी 5% ही है ना, कितना बनता है, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। उससे क्या होगा, उससे हमने सेलिंग एक्सपेंस को राइट ऑफ ही कर दिया, बीच में से निकाल ही दिया, ठीक है। ये करके देखें ज़रा, वैसे आई कैप ने ये नहीं किया हुआ, ये करके देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। टोटल सेल रेवेन्यू आप, असल में तो मैं कहता है एडिशनल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, एडिशनल सेलिंग प्राइस कितनी पड़ रही है, ठीक है। 150 को आपने करना चाहा 95% तो कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखते हैं एंड पे जाके, तजर्बा ही है, नहीं तो फिर चेंज कर लेंगे, कोई नहीं, आज तो रिवीजन का खुला टाइम है, कोई मसला तो है नहीं, मैं तजर्बा कर रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जैक्ट मैच करता है या नहीं करता, नहीं करेगा तो मैं तब्दील कर दूंगा जी। ये निकालने हैं, अच्छा, और इसका 114 बना लेना ना बस, फिर 95% तो कर जी, वो तो कॉस्ट में आएगा ना, यहाँ पर हम करेंगे ना यार इनकी, मैंने इसीलिए कहा कि ये ना ही छेड़ें तो ठीक है।
चलें ऐसा कर लेते हैं, आप जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे कर लें, ठीक है, एक दफ़ा। उसके बाद फिर घर पे आप ये वाला काम ट्राई कर लेना, मुझसे कल पूछ लेना आंसर सेम है या नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे ना परेशान हो रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वैसे इससे। चलें बस छोड़ दें, अब छोड़ दें, अब बुलेट निकल गया, फायर हो गया, ये निकालने हैं हमने, ये हमारे पास मौजूद है 54,000, ठीक है जी, 54,000 यूनिट्स। अब देखो सेलिंग कॉस्ट तो बेटा एक्सपेंसेस है ना, तो वो तो वैसे ही यहाँ पे मैं कौन सा एनआरवी निकाल रहा था कि मैं इस तरह से, या यहाँ पर तो मुझे ये चाहिए सेल वैल्यू थी ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 95% कर लिया। इसका मतलब यही था कि 10 लेके उसमें से आपने 3 माइनस करके, तो ये 10, हाँ 3 माइनस करके, तो उसको जो भी है, जो फिगर आती थी वो माइनस करके आपने पर यूनिट निकालना था और फिर उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करना था। तो मैंने ज़रा शॉर्टकट लगा लिया था। यहाँ पे अभी सारी कॉस्ट आनी है, तो उसके अंदर ही आपको फॉर्मेट में डाला था, ये देखो कि आपकी एडिशनल प्रोडक्शन कॉस्ट भी है, एडिशनल सेलिंग वगैरह भी होती है, ये देखो एडिशनल मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स्ड और एडिशनल सेलिंग मार्केटिंग कॉस्ट में एडिशनल हम लेंगे, वहां पे मैंने डिफरेंस, तो जो मेरा पुराना फॉर्मेट है उस हिसाब से सवाल करने दो मुझे, फिर आप घर पे जाके ये काम करके देख लेना। अगर आपका आंसर ठीक हो तो अच्छी बात है, ना ठीक हो तो फिर उसको भी फेंक देना, यही कर लेना बस, ठीक है। मेरी जान तो छोड़ो ना, मेरे बच्चे सारे परेशान हो रहे हैं, हमें तजर्बा ना करवाया इस मौके पर जी। ये तो निकल सकता है 648,000 में करना चाह रहे हैं, ओके, रुपीज इन 1000 कर रहे हैं जी हम ये सवाल, ओके। अच्छा, अब ये यूनिट्स निकालने के लिए हम, क्योंकि ये यूनिट्स निकलना ज़रूरी है, वरना फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी तो नहीं निकलेंगी भाई। मटेरियल की कॉस्ट, फर्दर प्रोसेस कितने यूनिट्स ने होकर क्या निकलना है, वो सारा कुछ वहीं से ही जाकर देखते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी वर्किंग अब कर लें जिसका नाम होगा, इधर तक मेरे ख्याल में तो काफ़ी है। वर्किंग नंबर 2 करेंगे हम, बल्कि थोड़ा इधर कर लेते हैं, छोटी वाली वर्किंग कर लेते हैं, ऊपर से पता नहीं कहाँ तक कोई और बात आप लोग छेड़ दें और आ जाए जी। देखिए सवाल को ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, सवाल को मैं करना शुरू कर देता हूँ जब सामने आता है, तो ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सवाल जैसे सिखाया हुआ है ना आपको करवाना, वैसे जब सवाल सामने आता है मैं करना शुरू कर देता हूँ। अभी जैसे मैं, इन्होंने कहा मुझे एफओ का सवाल कराएं, तो मैंने कहा कि यार अब ब्रेक है, क्या करूँ, और कुछ काम नज़र नहीं आया, चाय भी पड़ी थी और लैपटॉप भी पड़ा था, तो मैंने कहा चलो ये सवाल कर देते हैं, हो सकता है टाइम बचा ले, बाद में उनको सोल्यूशन दे दूँ तो काम चल जाए। तो है बहुत आसान सवाल। अब मैंने क्या किया, जैसे आपको सिखाया था, मैंने देखा था 3 मशीनें आ रही हैं, मैंने कहा अच्छा ये तो मशीन वाइज है नहीं, डिपार्टमेंटलाइजेशन करनी है, तो मैंने एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाना शुरू कर दी। अब बड़े बड़े सवाल किए हुए थे, इसमें सिर्फ 2 सवाल थे। लड़ाई सिर्फ ये थी कि आर ज़रा ध्यान से निकालने थे और उसकी बेस पे एलोकेशन करनी थी और फिर डिवाइड कर देना था आर्स के साथ, पर आर रेट उसने मांगा हुआ है। तो जो भी सवाल ऐसे ही आता है, ये सवाल था, ये ऐसे ही करना शुरू किया, ठीक है, करना शुरू किया, करते गए होता चला जाता है, कभी भी तरतीब नहीं बदली, तो 90% सवाल तकरीबन हो ही जाता है। कोई गलती हो भी जाए तो खैर, इसी अप्रोच पे आपको भी डाला था, तो कोई नहीं, 1-2 सवाल अगर खराब आ भी गए तो उनको एंड पे कर लेना कि तुम्हारे भी जिन निकालते हैं और बाकी सबको करके उधर आए और फिर उसके जिन भी निकाल दें जितने निकल सकें, ठीक है। कुछ नहीं कहेंगे ऐसे सवाल, आपको फेल कभी नहीं कराएंगे। अच्छा जी, हम कर रहे हैं प्रोसेस बी का अकाउंट, क्वांटिटी स्केड्यूल है बेसिकली हमारा, क्वांटिटी स्केड्यूल पता ही है आपको। असल में ना मेरे हिसाब से आप मुंशी लोग हैं, ठीक है जी, तो आप इस लेजर से बड़े खुश होते हैं, इसको देख लेना तो आप खुशी से फूले नहीं समाते। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आपको जहाँ लेजर मिलते हैं ना, वहाँ पे आप बड़ी मौज करते हो, तो इसीलिए मैंने ना ये जो धोबी पटखा आपको मारा था ना प्रोसेस को, प्रोसेस कॉस्टिंग मुश्किल टॉपिक है, लेकिन उसको जब हम लेजर में ले आए, मैं भी लेजर में करता, मैं भी तो फाजल मुंशी हो गया, वही था ना, ठीक है, तो मुझे भी यही अच्छा लगता है, ज़्यादा पसंद था, तो इसीलिए आपको भी ऐसे करवा दिया, तो सहूलत हो जाती है और तो कुछ नहीं है, ठीक है। केजीज हैं, अब मुझे बताइए कितने केजीज इनपुट हुए फ्रॉम ए, इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए 54,000 बेटा, 50 कहाँ से आ गए, 54,000। पहले इनपुट तो करो बेटा, पहले इनपुट करो फिर नॉर्मल लॉस करावांगे, और वो चुप हो तो एंड पे होता है नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद इनपुट फ्रॉम ए हो गया, बल्कि इसको रिसीव फ्रॉम ए ज़्यादा बेहतर है, एक ही बात है वैसे तो, रिसीव फ्रॉम ए और इनपुट इन बी, इनपुट मटीरियल जो भी है, एन कर लो यार, मटीरियल एन कर लो, एल लो, कितने 1000 किलो,
अब ये आपका इनपुट है, ठीक है जी, ये आपका इनपुट आ गया। कितना? अब नॉर्मल गेन भी आ सकते हैं, डबल लाइन में लगाना जी। 69,000, ठीक है जी। और जगह बचती हुई नज़र आ रही है तो बचा लो, केड़ा पता अगली वर्किंग केड़ी आ जाए, हालत करते वही मेरे ख्याल में एक ही है वो एडिशनल, मुझे निकालनी पड़ेगी शायद, सेलिंग कॉस्ट थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी, बाकी तो सब कुछ ऐसे रेडी स्टेडी एप्पल गो है जी। अब ये 69,000 ही आपका टोटल है फिलहाल, डबल अंडरलाइन इसलिए नहीं किया कहीं खुदा ना खास्ता है। वैसे अब नॉर्मल गेन आता तब जब एक्चुअल आउटपुट बताता या टोटल लॉस बताता, तो हम कहते हैं नॉर्मल इतना है, तो अब नॉर्मल इतना है। बात समझ आ रही है ना? जब वो इस तरह की बात नहीं ना बताता कि एक्चुअल आउटपुट इतना है, खुद से नहीं बताया उसने, बैलेंसिंग निकालना है, फिर वही है नॉर्मल लॉस देती है, तो फिर कोई अब नॉर्मल लॉस नॉर्मली होता नहीं है, ठीक है। खैर चले, नॉर्मल लॉस है जी यहाँ पर भी, और नॉर्मल लॉस है कितने परसेंट? 5% है। अब ये 69,000 पूरा ही इनपुट है ना, मटीरियल इज एडेड एट बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। इसका मतलब ए डिपार्टमेंट से 54,000 किलो आए, तो बी डिपार्टमेंट में भी एन स्टार्ट में ही उसी वक्त फौरन ही ऐसे ए डिपार्टमेंट से हमने वो बोटियां डाली, और बी डिपार्टमेंट में ऐसे हमने उसके ऊपर जो है वो मसाला भी डाल दिया जो डालना था, ठीक है। तो बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ये दोनों ऐड हो गए, तो यही हमारा टोटल इनपुट था। इसी का ही कितने परसेंट लॉस हो जाता है? 5% है इसमें। डिपार्टमेंट बी का लॉस कितना है? 5%। 3450। तो फिर बाकी क्या है? एक्चुअल आउटपुट है। इसको मैं यूं कह दूं, क्या नाम है इसका? X1। X1 आउटपुट है बैलेंसिंग 6550, ये वो यूनिट्स, 6550 ये यूनिट्स है। अब देखो ना, अगर X ही बेचते तो 54,000 बिकते, और उसकी सेलिंग प्राइस के हिसाब से उसकी सेलिंग कॉस्ट आती। X1 करके बेच रहे हैं तो एक तो यूनिट्स बढ़ के 65,550 हो गए, और दूसरा इसमें 5% सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा है, उसका 5% लगेगा, तो वो भी अलग। तो इसलिए इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट आएगी इंशाल्लाह, पर वो बारी आने पर, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ जो है ना, मुझे ज़रूरत नहीं थी इसकी, लेकिन आप ऐसे ना बनाया करें, मुझे तो नज़र आ रहा था मुझे ज़रूरत नहीं है, आप प्रोसेस अकाउंट खुला ही बनाया करें। केजीज लिख लिया, उसके बाद में ज़रूरत पड़ने पर आप उसको रुपीज़ में यूज़ कर सकते हैं, ना पड़े तो खाली छोड़ दें, वर्किंग है आपकी, यूनिट्स तो बने ही पड़े वहाँ, ठीक है। अच्छा जी, अब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकल सकता है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में कोई मसला नहीं है। अब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू तो पहले निकालें ना, फिर आगे चलते हैं। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, ये डबल अंडरलाइन कर दिया मैंने, बस ये कहानी ख़त्म हो गई है। कोई अब नॉर्मल गेन नहीं है, कोई अब नॉर्मल लॉस नहीं है। तो इंक्रीमेंटल 65,550 यूनिट्स है। मैं वर्किंग 2 लिख लूँ ज़रा एक दफ़ा? हाँ, 9898 जी, अच्छा जी 98। अब आप अगर इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ जाएगा कितना? 33। ठीक है बच्चों। अब आपने अगला काम क्या करना है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाल लेनी है, वो इसमें से माइनस कर देंगे, तो इंशाल्लाह आपको इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट नज़र आएगा। होगा तभी तो प्रोसेस कर रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग उसने ये नहीं कराई कि बताओ जी कि कितना, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ये डिसीजन मेकिंग हो चुकी होती है कि फर्दर प्रोसेस करें या ना करें इस टॉपिक के अंदर ना, तो उसने बस थोड़ा सा ये कर लिया कि आपसे काम वही करवा लिया, तो मैंने फॉर्मेट ही वही बना दिया। हम इसी फॉर्मेट के अंदर एडिशनल रेवेन्यू आता था तो कहते थे कर लो फर्दर प्रोसेस, वो उसने यही मांग लिया, तो हमारा फॉर्मेट भी नहीं बदला, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स में आपने शुरू कर देनी है, सीधी सीधी कॉस्ट्स हैं, सीधी सीधी कॉस्ट्स हैं, ठीक है। मटेरियल ये नज़र आ रहा है, ये इसलिए बनाया है, मटेरियल ए की कॉस्ट पहले से ही पता है आपको, एलोकेटेड कॉस्ट कितनी? 489। एक्स की सॉरी एक्स की कॉस्ट 489, और वाई की कॉस्ट 15,000 इंटू कितने गया? 15,000 इंटू, अब ये प्रोसेस बी चल रहा है, ठीक है, तो ये 15,000 इंटू 30 कर दो, तो एडिशनल मटेरियल कॉस्ट आ गई 15,000 की। हाँ, एडिशनल तो यही है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब ये हमारा डिपार्टमेंट ए है ना,
हाँ वो करने दो ना, मुझे लिखने तो दो। डिपार्टमेंट ए से चीज़ें चलकर आईं और यहाँ पर x बना, y बना, z बना, ये तो यहीं बेच दिए। अब इसको हमने किया फर्दर प्रोसेस, ठीक है, ये फर्दर प्रोसेस हुआ इन डिपार्टमेंट बी। अब यहां पर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर x की कॉस्ट कितनी निकाली है आपने पिछले पार्ट में? 4892। और y की 11 अब 8, खैर है वो मैंने काटना ही है। अब चूंकि आप तो ये बात कर रहे हैं कि फर्दर प्रोसेसिंग का एडिशनल प्रॉफिट कितना है, तो सिर्फ एडिशनल कॉस्ट लें और एडिशनल रेवेन्यू लें। रेवेन्यू तो हमने एडिशनल ले ही लिया था, कॉस्ट भी क्या करनी है, एडिशनल लेनी है। ये कॉस्ट आपकी संक कॉस्ट है, इसीलिए आपको फॉर्मेट रिवाइज कराया था कि एडिशनल मटेरियल कॉस्ट लेंगे हम, एडिशनल लेबर कॉस्ट लेंगे, इधर देखो, एडिशनल लेबर कॉस्ट लेंगे हम, एडिशनल ओवरहेड्स लेंगे हम, वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो, ठीक है। और उसके बाद फिर एक पॉइंट रह जाएगा एडिशनल सेलिंग कॉस्ट का, शायद वो डायरेक्ट ना निकल सके तो वो निकाल लेंगे। तो एडिशनल मटेरियल कॉस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, एक छोटा सा लफ्ज भी जो फॉर्मेट में हम यूज किया करते थे, एडिशनल या इंक्रीमेंटल, एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल मटेरियल, एडिशनल लेबर, एडिशनल ओवरहेड्स, तब एडिशनल प्रॉफिट आएगा। वो जो पहले डिसीजन मेकिंग करने के लिए यूज करते थे, आज उसने वही मांग लिया रिक्वायरमेंट के तौर पे। एडिशनल मटेरियल कॉस्ट 15,000 केजीज हैं, और ऊपर रुपीस इधर चल रहा है ना, रुपीस कितने पर केजी है? 30 पर केजी, और कितने? 15,000 केजीज आपने मटेरियल लगाया, ये फर्दर प्रोसेसिंग पे लगा जी, कितना? 450। उसके बाद एडिशनल लेबर कॉस्ट 180 पर आर है, और कितने आवर्स हैं? हावर्स ये हैं सिर्फ, ये डिपार्टमेंट बी की सिर्फ कॉस्ट लेनी है हमने 4500, 810। उसके बाद एडिशनल वेरिएबल ओवरहेड्स, अब ये लगा करते थे, उसने कहा है लगा करते हैं पर डायरेक्ट लेबर आर, तो लेबर आर इसमें 4500, तो 4500 इंटू 80 और 4500 इंटू 70 कितना जी? 80 इंटू 4500 लेबर आर 367 भी बोला किसी ने, अच्छा 360। और एडिशनल 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 एडिशनल, ये भी एडिशनल था, एडिशनल रेवेन्यू था असल में, एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स ₹70 इंटू 315। अब बस एक चीज रह गई है, हाँ वो भी एडिशनल लेनी है। अब एडिशनल ले लेंगे ना, क्योंकि हमें वो उस जो पहले चल रहा था वो तो चल ही रहा था, 4500 जो बिकने थे उनकी कॉस्ट तो आनी ही थी। असल में तो जो अब 64-65 कितने जो भी हैं वो बिके हैं, उन पे जो कॉस्ट आई है, तो इन दोनों का डिफरेंस है हमारे पास, तो वो भी मैंने इसी लफ्ज क्या वहां पर भी लिखा था फॉर्मेट में भी जब आपको पढ़ाया था, तो एडिशनल सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग कॉस्ट या सेलिंग एक्सपेंसेस। इसके लिए अब छोटी सी वर्किंग मैं करवा देता हूं आपको, तो जरा सोच तो करें ना, एडिशनल सेलिंग एक्सपेंस कैसे निकलेगा, जरा सोच तो करें ना। अच्छा सोच तो कर लेने दें मेरे जैसों को। तो क्या ख्याल है जी, पेपर ये पास होने वाला है? लोगों ने क्यों डराया हुआ है? क्योंकि लोगों ने खुद पढ़ना होता कोई नहीं है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपने जब भी मिलना है पास होने वाले सीनियर्स से मिलना, ये फेल होने वाले सीनियर्स से ना मिला करो। अच्छा यार, ऊपर रेवेन्यू तो निकला पड़ा है, यहाँ पे पर यूनिट की तरफ आए ही क्यों? मेरे ख्याल में तो ऊपर रेवेन्यू निकला पड़ा है, उसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यूं लिखता हूं जी, सेलिंग एक्सपेंस आफ्टर ऑफर, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो है,
वो आप 9833 का 5 उससे देखो सेलिंग प्राइस के 5% लेना है ना। नहीं दिल मान रहा तो कोई बात नहीं, लिखो 65,550 इंटू कितना सी 150 इंटू 95 गल तो उत्थी आ जानी। ठीक है आंसर 492। वहाँ ब्रैकेट में हो सकता था, मैंने कहा जरा अलग कर लूँ जरा। ठीक है रुपीज इन 1000 चल रहा है। और सेलिंग एक्सपेंस बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, तो बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग का रेवेन्यू निकला पड़ा। अब ज़्यादा सोच क्या करनी। 6480 जी जी। अब इधर आकर देखो और मुझे बताओ, जब आपने इसका 5% और इसका 5% माइनस मतलब बना लेना है इधर एक्सपेंस के तौर पे, तो जब इसी को 95 करते तो ऑटोमेटिकली बात तो वही हो जानी थी ना। नेट में आंसर पे कोई असर नहीं पड़ना था और ना ही नंबर काटता है। लेकिन चूंकि कुछ बच्चों की शक्लें बन गई थी, मैंने कहा चलो एंड पे बात कर देता हूँ। करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन चूंकि फॉर्मेट में ये बताया हुआ था तो एडिशनल की अप्रोच से ही चले। ठीक है चलता वैसे भी वही काम वही होना था। देख लो वही, इसीलिए मैंने ये फिगर उठाई है ताकि वहां से आपको बता सकूं कि वो 100 ले लिया और फिर ये दोनों 100 लेकर इनका डिफरेंस लिया और इनके 5% का डिफरेंस अलग लेके एक्सपेंस बना लिया। और अगर वहीं पर ही इनको हम 95 कर देते तो वहीं पर ही ये नेट हो जाना था। घर करके देख लेना अगर दिल करे तो, मुझे एडिशनल बता दो बस। ये एक स्टेप बच जाना था यहाँ पे 168। जो 168 है आपका एडिशनल सेलिंग एक्सपेंस। अब ये वर्किंग आपको करनी पड़ी ना जी, वो नहीं करनी पड़नी थी। 168 ठीक है। अब ये आपकी टोटल कॉस्ट्स हैं, तो मैं तो कहता हूँ जगह तंग है तो यहीं पे ब्रैकेट लगा दो। टोटल अब क्या करना, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट सारी माइनस कर दें जी। 1250 ये 1250 क्या आ गया आपके पास। हाँ अब इसमें डिसीजन कोई नहीं मांगा कि आपको होगा ये होगा और वो होगा, ये वो उसने कर लिया हुआ। तो उसने तो बस ये कहा कि मुझे ज़रा बता दो कि एडिशनल रेवेन्यू एडिशनल प्रॉफिट है कितना, फर्दर प्रोसेसिंग जो ये कर रहे हैं ज़रा बताओ ना। डिसीजन तो उन्होंने लेकर ही शुरू की होगी ना बेटा फर्दर प्रोसेसिंग, क्या ख्याल है। ठीक है तो ये हमारे पास आ गया एडिशनल प्रॉफिट। मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। इसको अगर आप इधर यूज़ करें तो एक स्टेप और कम हो जाना था। 5 मिनट का सवाल था जी। बेटा जो तजर्बा है घर पे कर लेना, मुझे कल बता देना कोई मसला तो नहीं है। तो फिर कुछ गलत होगा। आप देखो मैंने जो कहा वो करके देखो। प्रॉफिट यूनिट्स को आप कर रहे हो। नहीं ना बेटा एडिशनल नहीं ना बेटा, देखो दोनों की सेलिंग प्राइसेस डिफरेंट है ना, तो उसके हिसाब से उनका 5% डिफरेंट है। आप एडिशनल यूनिट्स लेकर सिर्फ कौन सी वाली सेलिंग प्राइस ले रही हैं आप, तो फिर ये तो बात कोई ना हुई। ठीक है कॉस्ट पकड़े, कॉस्ट ये कॉस्ट है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग टोटल, इसका 5% सेलिंग एक्सपेंस है और ये बिफोर है क्योंकि इनमें सेलिंग प्राइसेस डिफरेंट है ना, तो वो नहीं कर सकते आप। तजर्बे घर करें, मुझसे कल पूछिएगा। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि इसको सिर्फ आपने यहाँ पर सिर्फ इसको यहाँ पर आपने इस कॉस्ट को एंड पे 95% कर दिया होता तब भी आपका काम चल जाना था। ठीक है क्योंकि यहाँ पे भी डिफरेंस वही आ जाना था। चलें कैसा जा रहा है जी आपका ये सेशन। अगर 2 दिन में पूरा ना हो, तेजी करने की जरूरत है, कल या परसों पे चला जाए तो खैर है। नहीं मेरी कोशिश तो है आज मुक जाए, पर की करिए मुक्के ता ना। अच्छा चलें जी अब ऐसा करें ज़रा डिसीजन मेकिंग मैं रिवाइज करता हूँ, बाकी जो रह गई है फटाफट। ठीक है और उसके बाद ये सवाल आपने फिर अब होमवर्क में करना है क्योंकि आपका होमवर्क मैंने करा दिया। असल में कल क्लास एकदम से ऊपर आई थी ना, ये फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन, मेरे पास सोल्यूशन मौजूद है, उसकी पिक्चर अगर आप लेना चाहेंगे तो मैं तो कहता हूँ आपको भेज ही दूंगा, फिर मैं ये कल क्विकली करा भी दूंगा आधे घंटे में, लेकिन पहले ये आपने करके आना है। ठीक है ये है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का, इसलिए पहले आपसे करवा रहा हूँ कि देखो कभी ये तो नहीं कह सकते हम कि अब ये चीज़ नहीं आएगी, वो यही देख रहा होता है कि बच्चे को क्या लग रहा है, लेकिन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो गया ना, लेकिन करना तो है। उसके बाद ये मैं कल टारगेट कॉस्टिंग का सवाल कराऊंगा, EOQ तो ऐसे ही होने वाला सवाल है, ये अभी करवा देता हूँ फिर छुट्टी देता हूँ। ठीक है ना, तो पहले रिवीजन करते हैं अब, क्योंकि अब ये सवाल हो गया ना, मैंने सॉल्व कर दिया तो जल्दी में भी हुआ तो मेरे पास सोल्यूशन है, फिर मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है अच्छा जी आ जाए जी ज़रा। इस वक्त तक हम
9वां, 8वां और 5वां सवाल कर चुके हैं। पहला भी इंशाल्लाह हो जाएगा, 7वां भी समझो हुआ ही हुआ है। आपको सवाल देख के घबराना नहीं है, बस आप सवाल को अल्लाह का नाम लेके करना शुरू करोगे, आई बेट 90% तक सही हो जाएगा। इतना आसान सवाल है, इसमें ज़्यादा मसाइल नहीं है। ओके, ज़्यादा मसाइल नहीं है, बस आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है तो। और मार्जिनल अब्जॉर्प्शन की बेस अब क्या और स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। मैं आपको फॉर्मेट एक नज़र दिखा भी दूंगा। बस फिलहाल ज़रा आ जाएं, बकाया की डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी ऐसी रिवाइज कर लें। अब इसका सवाल तो है नहीं, इसका सवाल अब कहाँ से करेंगे जी? इसका सवाल आपको रिवीजन प्लान में जो गिवन है, आपने किए हुए सवाल हैं वही करने हैं। देखें ना, अभी दो चीज़ें आपके सामने आई हैं, एक लिमिटिंग फैक्टर है और दूसरा कि फर्दर प्रोसेसिंग था। तो जिस लेवल के सवाल आपने और जिस लेवल तक चीज़ों को आपने किया हुआ है बेटा, उससे तो कम ही लेवल पे चीज़ें ऑपरेट हो रही होती हैं। सारी चीज़ें आपने लिखी हुई होती हैं, की हुई होती हैं, क्योंकि टॉपिक तैयार करते हैं तो हम हर चीज़ को हर एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश ये होती है 70-80% तक, मैं इसलिए 100 बोलता नहीं होता, कि वो एडजस्टमेंट सारी कवर हो जाए। तो उन्हीं में से ही पर्चा आता है, तो पर्चे में आपने 70% तक सही करना होता है सवाल, बस, ठीक है। तो मेक और बाय डिसीजन आ जाए, जरा वापस आए, मेक और बाय आ जाए। अब दो हो गए, एक लिमिटिंग फैक्टर, तो इतनी सी डिसीजन मेकिंग है, इसको ऐसे ही करना है आपने मुट्ठी के अंदर। बाकी क्या सवाल आज समझ ना आ रहा हो तो जो समझ आए वो करना है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में ये समझ नहीं आ रही ना करना क्या है, सवाल में मांगा क्या, ये क्या होना है, तो फिर भी उसके अंदर आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वाले काम आपके होते चले जाएंगे। आधे नंबर उस सवाल में आपने लेने हैं जिस सवाल का आपको सिरे से पता ही ना लग रहा हो, उसमें भी आप आधे नंबर ले सकते हैं इंशाल्लाह। जिसमें पता लग रहा हो उसमें आपके पौने को नंबर आ जाएंगे, जिसमें ज़्यादा पता लग जाए उसमें सारे भी आ सकते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, अब रेलेवेंट कॉस्टिंग हो गया रिवाइज, सबसे बड़ी बला वही थी। उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर और फर्दर प्रोसेसिंग रिवाइज करवाया। और डिसीजन मेकिंग शॉर्ट टर्म के अंदर कौन सी टेक्निक होती थी? मेक और बाय और शट डाउन। अब मेक और बाय में मेकें या बाएं? बोले नहीं, मेकें कब मेकें और कब मेकें ना बाय कर लें, इसको हम डिसाइड करते थे इस बेस पर कि हम यूं कहते थे कि सेविंग बाय नॉट परचेजिंग, आई थिंक ऐसे था, मुझे अब याद नहीं है, मैंने भी देखा नहीं है, ठीक है, सच्ची पूछो तो बहरहाल मैं अब जेन पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो अभी देखना, रिवीजन ही तो मैं ही करवा रहा हूँ ना आपको, आपने भी रिवीजन करनी है, आपने पेपर से पहले भी करनी है, ये एक हैंड आउट इसीलिए तो बना रहा हूँ। तो मेक और बाय के अंदर हम क्या कहते थे? हम कहते थे कि जी अगर हम इसको प्रोड्यूस करें ना, खुद बाय ना करें, प्रोड्यूस करें, ठीक है, बल्कि प्रोड्यूस ना करें, मेक और बाय है, प्रोड्यूस ना करें तो हमें ये सेविंग मिलेगी, हमारी मटेरियल कॉस्ट। किसी भी तरतीब से सवाल हो सकता है बेटा, ये तो 7600 तरतीबें होती हैं, हमने एक बनाई बस उसी पे ही रहे, ठीक है ना। जैसे अभी भी सवाल के अंदर उसने मांगा प्रॉफिट, वही हमारा काम भी वैसे ही चल गया, हमने तो फॉर्मेट भी नहीं बदला। तो हम ये कहते होते थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है, अभी मैंने भी अपने दिमाग पे जरा जोर दिया तो मुझे याद आया, आपको तो माशाल्लाह आपको तो पेपर पास होने, अभी आपको तो याद होगा वैसे ही, कि अगर हम इसको ना बनाएं तो हमें मटेरियल सेविंग मिलेगी, लेबर कॉस्ट की सेविंग मिलेगी, ओवरहेड्स की सेविंग मिलेगी, एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स की सेविंग भी मिल जाती थी। और अगर हम ये करते हैं, ये सेविंग तो हमें मिल गई, खुद बनाते नहीं हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह की सेविंग तो मिल गई, लेकिन बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। जब खरीदेंगे तो परचेज कॉस्ट तो आएगी ना, तो वो परचेज कॉस्ट रेलेवेंट है आपके लिए, ठीक है। तो उस क्या इशू कॉस्ट कितों आ गई, शेयर्स इशू कर रहे हो, हाँ, कंट्रीब्यूशन, हाँ, सब कुछ ही देख लेंगे ना, वो जो रेलेवेंट हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो भाई मेक और बाय के अंदर जहाँ तक मुझे अभी देखते हैं, अभी फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी जाते हैं फॉर्मेट पे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हम ऐसे करते थे, हम कहते थे अगर हम खुद ना बनाएं, आउटसोर्सिंग डिसीजन इसको कहते हैं ना, कि आउटसोर्स कर दो, इससे याद रखो, इससे याद रख लो, आउटसोर्सिंग डिसीजन, आउटसोर्स कर दें। तो जैसे उसके पार्ट बी में उसने यही कहा हुआ था, पार्ट बी में मांगा हुआ था ना पिछले सवाल के, उसने डिसीजन मेकिंग में से थ्योरी पूछी थी मेक और बाय की। मेक और बाय बेसिकली आउटसोर्सिंग को कहते हैं। तो आउटसोर्सिंग करें या ना करें, तो भाई आउटसोर्सिंग करेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट की सेविंग मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ परचेज कॉस्ट तो पड़ेगी ना, तो दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे। अगर आउटसोर्सिंग करने से परचेज कॉस्ट कम आती है और प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा सेव होती है, तो इंक्रीमेंटल या एडिशनल सेविंग आ गई, हम कहेंगे कर दो आउटसोर्स। लेकिन फिर कुछ अदर फैक्टर्स भी जहन में रखने हैं, जो अभी अभी आपने नजर मारे थे, जो थ्योरी में आपने नहीं पढ़ने, क़यामत तक नहीं पढ़ने आपने, वो वाले वो जो थ्योरी में लिखे हुए हैं, क़यामत के दूसरे दिन पढ़ेंगे हम जाके। हाँ,
पढ़ लो ना वो थ्योरी, थोड़ी थोड़ी थ्योरी हर चैप्टर के अंदर, वो भी पढ़ने से पता नहीं क्या भागे हुए हैं। तो उसके अंदर वो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है जब आउटसोर्स कर दो। और अगर आपको प्रोडक्शन कॉस्ट की सेविंग आ रही है कम, लेट से 100 रुपए, और परचेज करके वही चीज 110 में पड़ती है, तो आप कहोगे परचेज क्यों करना, खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, फिर आउटसोर्स नहीं कर रहे, तो अदर फैक्टर्स की कोई बात भी नहीं। ओ पप्पू पास हो गया। इवैल्यूएशन ऑफ आउटसोर्सिंग डिसीजन में रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग या रेलेवेंट बेनिफिट क्या? सेविंग इन मटेरियल कॉस्ट, सेविंग इन लेबर कॉस्ट, सेविंग इन वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, सेविंग इन एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड। एक फिक्स्ड ओवरहेड वो होते हैं जो होने ही होने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम ए बी सी डी 4 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम कहते हैं जी बी को आउटसोर्स कर दें, तो बी को आउटसोर्स कर भी दें तो हमारी फैक्ट्री किराए पे है, तो वो किराया तो उतना ही रहना है, तो वो फिर कोई जरूरत नहीं है उसको यहाँ पे लेने की। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बी को आउटसोर्स करेंगे तो बी के लिए एक गोदाम किराए पे लिया हुआ था, वो किराया बच जाएगा। ये इंक्रीमेंटल या ये एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे लिए रेलिवेंट है, ठीक है। तो बहरहाल सेविंग इन मटेरियल कॉस्ट, भाई सीएमए पढ़ने आए हो या R1? आपको मैसेज नहीं आया था फिर? हाँ चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत बंदा लेट हो ही जाता है, खैर प्लस माइनस हो जाता है, कोई नहीं, इंसान के साथ कोई होगा, अगर टायर पंचर हो जाए, बंदा थोड़ा सा नाश्ता करते हुए लेट हो जाए, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है बंदा। नहीं सचमुच मैसेज आया था ना, 7:15 बजे क्लास थी, बस 11:15 हो गए। चलो ले लेना क्लास, आज की क्लास ऐसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं थी, रहने देना है ना, नहीं थी ना इंपॉर्टेंट, छुट्टी कर ली उसने, लेट आया, कोई फायदा तो नहीं था, है ना। जल्दी आने वालों को क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ जल्दी आने वालों को? ले लेना क्लास। सेविंग इन मटेरियल कॉस्ट, सेविंग इन लेबर कॉस्ट, सेविंग इन ओवर कॉस्ट, सेविंग एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स, रेंटल इनकम ऑफ फैक्ट्री, सेविंग इन रेंटल इनकम ऑफ फैक्ट्री आएगी ना यहाँ पे, सेविंग इन लिखा नहीं हुआ ना मैंने, रेंटल इनकम ऑफ फैक्ट्री मतलब सेविंग नहीं है ना, असल में आपने बेसिकली ये मैं प्रोडक्ट ABCD बना रहा हूँ ना, तो मेरी 4 फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। तो B वाली फैक्ट्री मैं इस भाई को किराए पे दे दूंगा, इसने जो है ना अपने काम के लिए वो यूज़ करनी है, तो मैं इससे किराया लेने लग जाऊँगा। तो ये सेविंग नहीं है, ये इनकम है, लेकिन किस वजह से है? मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ। प्रोडक्ट बी जो है वो मेरी ये लेट आने वाला भाई प्रोडक्ट बी मेरी ये बनाएगा। जब ये बनाएगा तो मैं खुद नहीं बनाऊंगा, तो अपनी फैक्ट्री या अपनी मशीन या अपनी जो भी जहाँ पे फैसिलिटी जहाँ बना रहा था वो इस भाई को किराए पे दे दूंगा, तो फिर किराया मुझे आएगा। ये सेविंग नहीं है, ये रेंटल इनकम ऑफ फैक्ट्री है, ठीक है। हाँ, सेविंग इन रेंट जो होगा वो इधर पड़ा होता है, ये रेंटल एक्सपेंस, रेंट कॉस्ट होती है ना, रेंट एक्सपेंस वो तो कॉस्ट है ना, फिक्स कॉस्ट होती है ना, तो वो सेव हो तो वो यहाँ डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको कहा गोदाम वाली मिसाल, ये सेविंग नहीं है, ये इनकम ही है। आप आउटसोर्स कर देंगे तो फैक्ट्री वैल्यू रखने का क्या फायदा? किसी को किराया दे दो, किराया ले लो, आपकी चीजें तो कोई और बना के देगा आपको। तो ये रेंटल इनकम और एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, क्या मतलब? किराए पे नहीं दिया, मतलब इसको यूं लिखना चाहिए कि अगर आप, मैं यूं लिख देता हूं रेंटल, ये मैंने ना असल में बाद में लिखा है, देखो ना आपको राइटिंग डिफरेंट नजर आ रही होगी, राइटिंग है ना। तो सवेर का बंदा बोल रहे थे जी, आधे घंटे बाद ही होश से आवांगा मैं जी। रेंटल इनकम ऑफ फैक्ट्री और एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट का मतलब क्या है? अगर मैंने बी खुद नहीं बनानी तो या तो मैं इसको किराए पे दे दूं और रेंटल इनकम आ जाए, या इसको किराए पे ना दूं, मैं को प्रोडक्ट M बना लूं, को नई प्रोडक्ट बना लूं। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि बी आउटसोर्स कर दिया, फैक्ट्री वैल्यू हो गई, M बनेगी तो बिकेगी तो कंट्रीब्यूशन एडिशनल आया कि ना आया? तो ये रेलेवेंट, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इस दफा वारी यदि बंदी, वैसे शट डाउन भी तो कोई बात नहीं, खैर है, आपने बस लगे रहना है जैसा भी हो सवाल, ओके जी। तो अगर मेक और बाय डिसीजन आए तो आपने कहना है जी हम, देखो इसको नाम, इस मैंने कहा ना इसको याद रख लो ना, आउटसोर्सिंग को, तो ये फॉर्मेट आपके, वरना कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन आप एक ही रखें ना, आप जैसे सवाल किए वही रखें। सवाल तो 10 तरतीबों से हो सकता है, लेकिन आप हर सवाल अलग अलग तरतीब से करें तो फिर आपने कर ली तैयारी, फिर आपको यही जिंदगी में मसला रहेगा, डिसीजन मेकिंग बड़ी परेशान करती है, हर सवाल तो अलग होता है। हमने इसी चीज को तो कोशिश की थी कि निकाल दें, जब डिफरेंट तरीकों से सवाल हो सकते हैं तो कोशिश करके हमने बस यही किया था कि 95% क्वेश्चन, मैं 100 नहीं कहता, 95% क्वेश्चन जो हैं
वो हम एक ही तरह से करते रहे तो थोड़ी सी सहूलत हो गई ना। तो अब सहूलत को क्यों खराब करते हो एंड पे आके? तो आउटसोर्सिंग के नाम देखो, आउटसोर्सिंग का मतलब आपने आउटसोर्स कर दिया। अगर आपने आउटसोर्स कर दिया तो अब बनाने की कॉस्ट सारी बच जाएंगी, सेविंग इन ये वाली कॉस्ट, और 2 इनकम्स भी आ सकती हैं एंड पे आके। ये एंड पे मैंने लिखा था, ठीक है ना। ऊपर वाली सारी कॉस्ट सेविंग्स थी, और ये जो एंड पे आई है तो तनु की डेथ पे गई, ये कॉस्ट सेविंग्स है सारी, सेविंग इन सेविंग इन सेविंग इन सेविंग इन सेविंग इन, और ये क्या है, ठीक है। लेकिन आउटसोर्स करोगे तो भाईजान खरीदोगे नहीं फिर उसे, जिससे बनवाओगे उसको पैसे नहीं दोगे। मोबाइल देख लिया तुमने, अच्छा जिसको जिससे बनवाओगे उसको पैसे नहीं दोगे, परचेज कॉस्ट भी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन भी पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी वगैरह पड़ेगी, नॉन फंडेबल टैक्सेस आ गए, वही जो इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर चीज़ें शामिल होनी चाहिए वही वाली कॉस्ट है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आ गई, इंस्पेक्शन करनी पड़ सकती है, परचेज को एडमिनिस्टर करने के लिए एडमिन को रखना पड़ गया, वो कॉस्ट पड़ रही है। ये सारी कॉस्ट क्यों पड़ रही हैं? खुद बना नहीं रहे, खरीद रहे हैं, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट आ गई आपकी। अब अगर इसका आंसर पॉजिटिव है, क्योंकि ये फॉर्मेट के पीछे भी एक वजह थी ना, आपको हमेशा से यही नजर आता है, अच्छा लगता है कि पॉजिटिव मीन्स हाँ ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर नहीं रखा था, इस ऊपर किसको रखे, सेविंग को रख लिया कि हम बनाएंगे नहीं तो सेविंग होगी, ठीक है। तो ये सेविंग ऊपर रख ली। अब आपके लिए फिर नॉर्मल था कि पॉजिटिव है तो ओके, आउटसोर्सिंग इज यस गुड, और अगर नहीं है तो माइनस है तो ना करो। तो पॉजिटिव रिजल्ट है तो एक्सेप्ट कर लो एक्सटर्नल बाइंग को, नहीं तो रिजेक्ट कर लो। एक्सेप्ट करोगे तो अदर फैक्टर्स हैं जो आपने नहीं पढ़ने, ठीक है, पढ़ लेना प्लीज, ठीक है। आउटसोर्सिंग के अदर सोर्सेज को मसला, relevant income of future are taken if no future data then assume past data is same for future। ये इस सवाल के लिए आपको बता रहा हूं। यहां पे हमने क्या लेना है, सेविंग्स लेनी है ना। अब हम डिसीजन मेकिंग करते किसके लिए? फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर वाली कॉस्ट लेनी चाहिए जो हमने सेव करनी है, कल को ना बनाए तो। लेकिन अगर सवाल के अंदर वो फ्यूचर की कॉस्ट का डेटा ना दे और पास वाली ही गिवन हो गई, इस पीरियड में ये किया था हमने, तो फिर नॉर्मल अजम्पशन, सवाल नहीं छड़ के आ जाना फ्यूचर कॉस्ट नहीं है, मैं डिसीजन मेकिंग नहीं करूंगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में तो रेलेवेंट कॉस्ट आती हैं और वो फ्यूचर की कॉस्ट होती हैं। ये तो पास्ट कॉस्ट, तो संक कॉस्ट है। अल्लाह हाफिज एग्जामिनर, उन्हें भी कहना है अल्लाह हाफिज, दोबारा आना। तो कोई नहीं, कुछ तो करना है ना, डेटा गिवन होगा तो आपने उसी को ले लेना है फ्यूचर अज्यूम करके, ठीक है। और आपका बेस्ट फ्रेंड कंटिन्यू या शट डाउन, इसको ना बेटा आपने प्लीज जैसे करवाया वैसे करना है, ठीक है। तो ये किसी हद तक हो जाता है, ठीक है। बाकी मैंने तो जो सवाल आपको करवाए थे वो सारे सवाल ही आपसे हो गए थे, इसके अलावा कोई है नहीं। तो इसके अलावा वाले सवाल अगर पर्चे में आ गया तो फिर मेरा बैंक तो 5 पे चला जाएगा, तो आपके लिए वो 5वां सवाल होगा, मेरे बच्चों के लिए अगली बार वालों के लिए वो 5 सवाल बन जाएंगे। आप तो अगली बार होंगे नहीं ना इंशाल्लाह, ठीक है। देख लेना, अगर कोई नज़र भी आया ना CMA के आसपास भटकता हुआ तो उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाएगा। वो कितने गया, ये रहा। ये मैंने इसीलिए ये लिखा भी हुआ है, ये जैसे आपको समझाया था ना, ये देखो मैंने वही कॉपी पेस्ट करके थोड़ा एंड सेटिंग शूटिंग करके कुछ चीज़ें बढ़ा के, ताकि कुछ आपका चेंज ना हो। आप अपना पेज जब चैप्टर ओपन करेंगे ना तो आपको यही नजर आएगा। इसीलिए ये हैंड आउट एंड पे मिलने का फ़ायदा ये होगा कि अगर डिसीजन मेकिंग को देखना है तो किताब में से सारे फॉर्मेट्स ढूंढ के रजिस्टर में से देखने की बजाय, क्योंकि आपने तो इतनी जहमत की नहीं पूरे सेशन में, जिन्होंने कर लिया उनको सल्यूट है, इंशाल्लाह उनको इसकी ज़रूरत नहीं है, और पर्चा भी उनका खास के पास होगा। बाकी फिर भी ये मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि थोड़ा जिनका रो के पास होना है, हो तो जाना ही है इंशाल्लाह सबका, उनको भी ज़रा मिल जाए चीज़ कि वो डिसीजन मेकिंग है। अब देखो ना, ये डिसीजन मेकिंग है सारी, चैप्टर 16। अब ये चैप्टर 16 सिर्फ एक बार यहाँ से पढ़ना है, सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो और सारे सवाल 70 से 80% सही होंगे। अब आपको मैंने कहा हुआ है आपने चैप्टर 16 जैसे शुरू करना है तो एक सिटिंग में करना है, सवाल ज़्यादा है, तो जिस दिन बैठो नमाज सुबह की पढ़ के नाश्ता करके बैठो, ताकि जोर तक ब्रेक कोई ना आए। डिसीजन मेकिंग जब बड़ा चैप्टर हो ना, ऐसे प्लान करना है, आगे पीछे कर लिया ना, कभी इस सब्जेक्ट को पहले ले आए, किसी को बाद में ले गए, तो अब ये फजर पढ़ के शुरू करोगे, जोर तक सारे पढ़का दोगे, उससे भी कोई आगे ही चले जाओ, कुछ और भी पढ़ लोगे। अगर आप नियत करके बैठो तो 5-6 घंटे बहुत है इस चैप्टर के लिए। लेकिन अब उसके लिए क्या करोगे, आप सारे नोट्स खंगालोगे, देखना भी नहीं है नोट्स को, इसको देखना है, एक नजर इसको पढ़ना है 5 से 7 मिनट में। ये नहीं कि बैठ जाओ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, रट्टे लग रहे हैं पागलों की तरह, घंटा उसी को देखी जा रहे हैं, सफे में आंखें, पता नहीं कहाँ दिमाग है।
5 मिनट में इसको देखना है, इसको तय करके रखना है और सवालों को शुरू कर देना है और जैसे कहा वैसे करना है। मार्क्स इंटू 1.8 विदाउट सोल्यूशन देखे और एंड पे जाके फिर अपने रजिस्टर वाला सोल्यूशन देखना है। वो अगर 80% सही है ना, बस ठीक है, जो गलती है वो देख लो, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आगे चलो। वो बहुत बड़ी गलती नहीं है तो गलती भी नजर आ गई, फिर कोई बात नहीं, अगली बार या फिर एंड पे देखो टाइम बच गया, सारे सवाल किए थे यार, फलां में गलती आई थी, चलो आप एक दफा दोबारा कर लूँ, या अगली रिवीजन के अंदर वो दोबारा हो जाएगा। तो 80-90% सवाल आपके इंशाल्लाह सारे सही होंगे, बाकी दोबारा फिर नहीं करना, बस देखना है, गलती आइडेंटिफाई करनी और आगे चल पड़ना, एक सिटिंग में सवाल करने, करोगे ना इंशाल्लाह। तो शट डाउन की तरफ जा रही है आज की क्लास हमारी। तो कंटिन्यू या शट डाउन का असूल आपको यह बताया था कि आपने, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली अप्रोच इसमें बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको कहा था सीधे तरीके से चलो, इनकम वहां पे लो जहां वो इनकर हो, मतलब अर्न हो रही है, और एक्सपेंस वहां पे लो जहां पे इनकर। ये ना करो कि जहां पर इनकम मतलब अर्न नहीं हो रही कहो कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगो हो गई, और जहां पे एक्सपेंस इनकर नहीं हो रहा तो कहो कि मेरी जो है वो कॉस्ट सेविंग होगी। इससे बड़ा उलट हो जाता है काम, पहले ही शटडाउन के सवाल काबू में नहीं आ रहे होते, तो सिंपल रखो, ठीक है। वो सिंपल क्या है, सिंपल असूल क्या है, इनकम उस कॉलम में लो जहां पे वो अर्न हो रही है, और एक्सपेंस उस कॉलम में लो जहां पे वो इनकर हो रहा है। जिंदगी आसान है, तकरीबन 60-70% सवाल सही हो जाएगा, 100% का तो किस मैंने औका ही कभी नहीं, हो जाए तो चंगी गाल है, ना भी हो तो हमारा को हमें फर्क नहीं पड़ता, परिचय तो पास है, ठीक है, करोगे ना इंशाल्लाह। अब देखो, वेदर कंटिन्यू द प्रोडक्ट इन ऑपरेशन और क्लोज इट इमीडिएटली, इवैल्यूएशन ऑफ कंटिन्यू वर्सेस शट डाउन। तो कंटिन्यू शट डाउन मैंने ये थोड़ा इस तरह से बना दिया, एक सवाल आपने किया था ना, कंटिन्यू में भी एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, शट डाउन तो एक ही होता है ना। अब सेल्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कंटिन्यू करें तो 20,000 यूनिट्स बनाएंगे, सेल प्राइस सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। कंटिन्यू करें 3,000 यूनिट्स बनाए तो उसका रेवेन्यू आ गया, शट डाउन करेंगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद रेंटल इनकम ऑफ फैक्ट्री, कंटिन्यू करें तो भाई हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई रेंटल नहीं, इसमें भाई को नहीं देनी हमने किराए पे, और अगर शट डाउन करेंगे तो फिर रेंटल आएगा। तो ये क्या तरतीब चल रही है, इनकम उस कॉलम में ले रहे हैं जहां पर अर्न हो रही है, जिसमें नहीं हो रही उसमें उलट तरीका क्या था, हम कहते फैक्ट्री शट डाउन करेंगे तो ये रेवेन्यू फोरगो होना है, तो इधर आ जाना था, एक्सपेंस बन जाना था, ठीक है। और हम कहते कंटिन्यू करें तो ये फोरगो नहीं होना, अजीब सी बात हो जानी थी, वो बहुत मुश्किल है इस तरह से, पहले ही मुश्किल है कंटिन्यू शट डाउन निस्बतन इन चारों में, और फिर अगर आप उलट चलें तो वो और मुश्किल हो जाता है। तो जिंदगी आसान रखें ना, 70-80% सवाल तो सही हो ही जाएगा, ठीक है। तो सेल ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, रेंटल इनकम ऑफ फैक्ट्री, स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्लांट, इट मे कम इन ऑल कॉलम्स विद डिफरेंट अमाउंट्स। क्या लिखा हुआ है, इट मे कम इन ऑल कॉलम्स विद डिफरेंट, क्या मतलब, भाई आज मेरे एसेट की वैल्यू लाख रुपए है, मैं अभी शट डाउन कर दूं तो ये लाख मुझे मिल जाएंगे, यहां पे लाख आ गया, लेकिन अगर मैं कंटिन्यू करूं तो मुझे 3,000 यूनिट्स बनाने के पर, जब 3,000 यूनिट्स बना लेगा ये मेरा प्लांट, तो इसकी, बल्कि यूं करें 2,000 बनाएगा तो इसकी वैल्यू कुछ कम होकर 70,000 रह जाएगी, तो यहां पे 70,000 ले लो, ठीक है। और अगर और चला लो 3,000 तो ये 60,000 रह जाएगी, तो यहाँ पे 60,000। अब ये मैंने क्या किया, जहाँ पे यहाँ पे, ये दूसरा तरीका भी क्या था इसका कि आप ये कहोगे फॉल इन मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पे कुछ ना लेते, फिर एक्सपेंस में आ जाता, ये दोनों जगह जा सकता है, कोई मसला नहीं, लेकिन पहले इसी तरह से देखो, अगर आज मेरा एक प्लांट है, मार्केट वैल्यू है 100 रुपए, कंटिन्यू करूं तो 2,000 यूनिट्स बने तो चलने की वजह से वैल्यू लूज करेगा, 70 का रह जाएगा, तो यहां पे मैं लूंगा 70। अगर 3,000 यूनिट्स लाएं तो 60 रह जाएगी इसकी वैल्यू, और चल गया, यहां पे 60 ले लो, और अगर शट डाउन कर दें तो 100 का 100 मिलेगा, यहां 100 लेने। अब ये क्या किया मैंने, जहां पर ये इनकम आनी है उस कॉलम में ले ली, इधर लाख आना है, इधर 60 आना है, इधर 70 आना है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि मैं फॉल इन मार्केट वैल्यू ले लूं, मैं कहूंगा लाख इस वक्त है, अगर 2,000 यूनिट्स बनाऊं तो कितना, 30,000 फॉल करेगा, तो एक्सपेंस में 30,000 ले लो, यहां 40 ले लो, यहां कुछ ना लो, ठीक है। तो ये जो मर्जी, इसको जो मर्जी कर लो, मेरी तरफ से आपको इजाजत है, लेकिन कुछ एक करना, हाँ 2 में ना कर लेना, ठीक है ना, कोई एक करना। लेकिन आसान बात जो पक्की रह जाए वो यही है कि जिस कॉलम में इनकम, मुझे लगता है मैंने ये वाला इस तरीके से नहीं कराया था, ये इस तरीके से कराया था, इसलिए मैंने कहा दोनों तरीके कबूल है, ठीक है, कोई मसला नहीं। आप क्या करो, इनकम इतनी लाख आनी है,
70-60 लाख आएगा, जिसमें आना उसमें लिख दिया, या 40 नहीं 30-40 सिफर फोरगो होगा, सादी बात, फॉल नहीं होगा, ठीक है ना, फॉल इन मार्केट वैल्यू ले सकते हैं आप, ठीक है, तो जो लें एक तरफ ले लें, लेकिन ये ऑप्शन है, बाकी इनके तो अंदर बाकियों के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट कंटिन्यू करेंगे तो होगी शटडाउन में, नहीं। लेबर कॉस्ट कंटिन्यू करेंगे तो होगी शटडाउन में, तो नहीं। वेरिएबल ओवरहेड्स, एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स, सारी बातें वैसे ही हैं, ठीक है। वेरिएबल सेलिंग एडमिन कंटिन्यू करेंगे तो हैं, शटडाउन करें तो नहीं है। एट्रीब्यूटेबल फिक्स सेलिंग फिक्स एक्सपेंसेस जब भी एट्रीब्यूटेबल है तो डिसीजन मेकिंग में आएंगे, ठीक है ना। रेलेवेंट कॉस्टिंग ऐसे तो नहीं पहले पढ़ाया जाता, रेलेवेंट इनकम्स, रेलेवेंट एक्सपेंसेस, तो रेलेवेंट फिक्स्ड ओवरहेड्स रेलेवेंट ही तब है जब एट्रीब्यूटेबल हो, एडिशनल हो, इंक्रीमेंटल हो, ठीक है। अच्छा, तो एट्रीब्यूटेबल फिक्स सेलिंग एडमिन, नॉन करंट एसेट्स रेलेवेंट कॉस्ट आ सकती है। रिडंडेंसी कॉस्ट इनमें कोई नहीं, कंटिन्यू करेंगे, रिडंडेंसी का मतलब होता है रिडंडेंट, फारिग करने की कॉस्ट, तो कंटिन्यू करें तो कोई कॉस्ट नहीं है, शट डाउन करें तो। अच्छा, अब इस तरतीब पे चले ना तो इस कॉलम में बहुत कम चीजें आती हैं, नॉर्मली रेंटल ऑफ फैक्ट्री आ जाता है और रिडंडेंसी कॉस्ट आ जाता है। और अगर आपने फॉल इन मार्केट वैल्यू वाला पॉइंट नहीं लिया बल्कि मार्केट वैल्यू को ले लिया है जितनी जितनी आनी है, तो वो तीसरी चीज यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे बहुत कम चीजें आती हैं। तो अप्रोच क्या है, दो तरीके थे, मैंने कहा रिकॉर्ड करो बेनिफिट या इनकम को जिस कॉलम में वो अकर हो रहा है। रेंटल इनकम शट डाउन करेंगे तो आएगी, कंटिन्यू करेंगे तो। या दूसरा तरीका क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिकॉर्ड करो, कंटिन्यू करेंगे तो ये रेंट फोरगो हो जाएगा, शट डाउन करेंगे तो नहीं होगा। ये दोनों अप्रोचेस सही हैं। मैंने आपको क्या कहा था, ये ना करना, ये करो। अब मसला तब आता है जब बच्चा दोनों तरह से सोचने लग जाता है, मतलब अब वो बच्चे को सोचो ना, उस बच्चे को सोचो कि जो शट डाउन में ये रेंटल इनकम ले रहा होगा और कंटिन्यू में ये फोरगोन ले रहा होगा, तो क्या कर रहा है, पागल है वो क्या। तो दो डबल सोचने लग जाते हैं। इसलिए जिंदगी सुकून में रखें, इनकम उस कॉलम में लें जहां वो अर्न हुई, और ऐसे ही एक्सपेंस उस कॉलम में लें जहां वो अकर हो रहा है, यानी कि इनकर हो रहा है। रिकॉर्ड एक्सपेंस इन द कॉलम इन विच इट इज अकरिंग, मतलब फिक्स कॉस्ट कंटिन्यू करें तो ये फिक्स एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हमें पड़ती है, शट डाउन करें तो ये नहीं पड़ेगी, एट्रीब्यूटेबल ही होती है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, एक्सपेंस को रिकॉर्ड चेंज इन एक्सपेंस जो है वो ले लो। क्या मतलब आप कहो कि फिक्स कॉस्ट सेविंग मिलेगी शट डाउन में, कंटिन्यू करें तो नहीं मिलेगी, ये उल्टा काम है। बंदा पहले पर्चे में आधा उल्टा हुआ था, ऐसी चीज़ करने से आधा मजीद भी उल्टा हो जाएगा, तो ये नहीं करना। तो यही उसूल रखना है याद कि बेनिफिट या इनकम रिकॉर्ड करोगे जिस कॉलम में इनकर हो रहा है, और एक्सपेंस जिस कॉलम में वो जब इनकर हो रहा है, इनकम अर्न हो रही है, ठीक है। रिकमेंडेशन में क्या करना है, जो इनमें सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव हो या लोएस्ट नेगेटिव हो, एक लोएस्ट नेगेटिव भी आया था सवाल, ठीक है ना, इनमें सबसे हाईएस्ट वाला पॉजिटिव वो रेकमेंडेड है। और अगर नेगेटिव आ जाएं तो नेगेटिव किसे कहते हैं, लॉस को ना, तो जो सबसे कम लॉस है वो बेनिफिशियल है, तो लोएस्ट नेगेटिव बेनिफिशियल। नहीं समझ आई, ये बात नहीं समझ आई तुम्हें। मतलब आप कहते हो जी कंटिन्यू करें, 2000 यूनिट बनाएं तो 100 रुपए का लॉस आता है, 3000 बनाएं तो 80 रुपए का लॉस आता है, शट डाउन करें तो 100 रुपए का लॉस आता है, तो फिर 80 ही बेहतर है ना, लॉस कम बेहतर और बेनिफिट ज़्यादा बेहतर। चलें जी, आप हिम्मत करके ना FOH का चैप्टर थोड़ा सा देखते हैं, बल्कि FOH का सवाल ही करते हैं, चैप्टर आप खुद रिवाइज कर लेना फिर, ठीक है। क्वेश्चन 1 करके फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है। आपने फिर 7 को होमवर्क में करना ही, 7 10 मिनट में होना कोई नहीं। अब देखो FOH मैंने रिवीजन में भी नहीं डाला हुआ, FOH जैसा चैप्टर रिवीजन कोई नहीं कराता, टारगेट कॉस्टिंग, FOH, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, लेकिन जब सवाल आ गए हैं तो उसमें जितना हो जाए वो रिवाइज ही है बस, ठीक है ना। रिवीजन वाले तो यही होते हैं चौधरी आपके। अभी कौन कौन से चौधरी रहते हैं जरा देख लो जो हमने रिवाइज करने हैं। देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ये आपको रिवाइज कराऊंगा, ऐसे ही फिर सवाल करेंगे। CFB एनालिसिस है, उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। तो ये 3 टॉपिक्स अभी जो रिवीजन वाले मेरी तरफ से इस तरह वाली रिवीजन वाले रहते हैं। बाकी जो पर्चे में आए पड़े हैं वो तो अब मेरी मजबूरी है कि मैंने सवाल करवाने हैं, तो वो भी रिवाइज हो ही जाएंगे थोड़े बहुत, ठीक है जी। अब FOH मेरे पास कोई नहीं है, माजरत के साथ मैं FOH के चैप्टर में जाता हूँ।
जो आपको कभी पढ़ाया था? ये वाकई बचपन था आपका। कहानी कुछ यहां से शुरू हुई थी, यहां से कि फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड्स कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में इनको एब्जॉर्ब करवाया जाता है, सिंगल रेट सिस्टम, डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम और एक्टिविटी बेस्ड रेट सिस्टम। तो सिंगल रेट सिस्टम में हम क्या करते थे, स्टार्ट ऑफ द पीरियड खड़े होकर एक OAR निकाल लेते थे उसको। अब तो ये बात ऐसे तो हर जगह ही रही है जी, और फिर ड्यूरिंग द पीरियड उसको, अब सही पिक्चर भी सामने है ना, कहाँ कहाँ करके इस काम को आए, और ड्यूरिंग द पीरियड इसको हम एब्जॉर्ब करवाते थे एक्चुअल प्रोडक्शन की बेस पर, और पीरियड एंड पे एक्चुअल FOH और एब्जॉर्ब FOH का डिफरेंस निकालते थे, अंडर ओवर उसकी एंट्री भी कर लेते थे। बेस हमारी सबसे मशीन यूनिट्स, लेबर आवर्स, फिर उससे थोड़ी कम मशीन आवर्स, लेकिन ये तीनों से मजीद कम मशहूर अगली तीन है एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। वैसे जो ज़्यादा आया करती हैं वो ये हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस बनती है डायरेक्ट लेबर आवर्स की, उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की परसेंटेज भी बना देता है, फिर जाके कहीं मशीन आर कह लो, फिर मटीरियल उससे भी कम, फिर प्राइम कॉस्ट तो मुझे नहीं लगता कहीं पे हमने देखा भी है, लेकिन बहरहाल ये सारी बेसिस हैं। खैर ये तो है सिंगल रेट सिस्टम। अगर आप डिपार्टमेंट वाइज प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये पूरी फैक्ट्री का मैंने आपको कहा था कि OAR निकल आता है, ये मैंने फैक्ट्री बनाई सच्ची, यहाँ से बात शुरू थी ये कि पूरी फैक्ट्री का, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पूरी फैक्ट्री का एक OAR निकालते थे, सारे FOH को पकड़ के, एक ही कोई एक बेस पकड़ी, कोई यूनिट्स पकड़ लिए या मशीन आर या लेबर आर, उसकी बेस पे एक रेट निकाल दिया, और सारे जहान के फैक्ट्री के ओवरहेड्स के लिए एब्जॉर्प्शन रेट एक ही है। लेकिन फिर हम उससे थोड़ा आगे बढ़े थे और हमने कहा था कि जी डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी सपोर्ट में डिफरेंट सपोर्ट डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, हमने FOH को इन सारे डिपार्टमेंट्स को पहले एलोकेट करना है, जिसको कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब ये एलोकेट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हमने, सर्विस डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं होता, को प्रोडक्शन थोड़ी कर रहे हैं, इनको भी किसी एक बेस पर, वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या अलजेब्रिक मेथड था, उस बेस पर हम क्या कर देते थे, हाँ वो हम उसको एलोकेट कर देते थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ही, और फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का डिपार्टमेंट वाइज OAR निकल आता था, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट वाइज सवाल आ जाता था तो हम कुछ भी चेंज नहीं करते थे, पहले डिपार्टमेंट वाइज निकाल लेते थे, फिर डिपार्टमेंटल FOH को किसी ना किसी बेस से प्रोडक्ट में तकसीम करके प्रोडक्ट वाइज भी FOH निकाल लेते थे, वो कहता था। तो ये सारी चीज़ें ना बेटा आपको सवाल करके रिवाइज करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब मेरे हिसाब से इसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन को लेकर के FOH का सवाल करवाना चाहिए, मेरा ये मतलब मानना है अगर FOH में जाए तो, क्योंकि बहुत सादा सवाल इस दफ़ा आया है और उससे पिछली बार ABC कॉस्टिंग आया है, तो इसका मतलब ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन आया है, बहरहाल ABC आया है ना। अगर पिछली से पिछली बार अगर ABC आया है, देख लेना ज़रा, पिछली बार आपने की थी ना ABC आया, तो फिर उससे पिछली बार रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन आया था सादा सा। अब मुझे लगता है कि एक अच्छा सवाल होना चाहिए काफ़ी अरसे से, ये किस तरह का सवाल, लाइक मैं बताता हूँ, लाइक अल्फ़ा अच्छा सवाल था, ये कौन सा है, ये भी कोई इस लेवल के नहीं, मज़े का है ना ये कोई इतने मज़े के सवाल नहीं, यहाँ से शुरू होते हैं सवाल ऐसे ज़रा, एल्फ़ा भी नहीं, ये जायका टाइप सवाल हो गए, ये हाईवे वाला हो गया, ये कैलिफोर्निया हो गया, ये देखो ना, अब ये बड़े बड़े सवाल हैं, 10-12 नंबर के, 14 नंबर के, ये सवाल जो है ना, ये सवाल है, ये असल सवाल है कि अब मेरा ये मानना है कि इस तरह का सवाल ये आया हुआ है। देखो ये मेरे ख्याल में उन्होंने कहा था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से, ये स्प्रिंग 24 में। उसके बाद आपका ABC वाला आया, वो भी FOH होता है, वो ABC वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद आपका ये पिछली बार जो आप करवाने लगा हूँ आया, तो अब फिर असूली तौर पे तो बनता है, क्या बनता है, इस तरह का फुल फ्लैश सवाल FOH से आए, ठीक है। बोर्ड अब ना ही मिटाना यार, यहीं पे कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा भी कर लूँगा तो सवाल भी कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं रिवाइज़ क्या कराने आया था, बातें और तरफ चली गई, रिवाइज़ ये कराने आया था, अगर आप अपना सवाल देखें ना जी, तो सवाल के अंदर उसने क्या कहा है कि डिटरमिन करो FOH रेट पर मशीन आर फॉर ईच मशीन इफ बजटेड प्रोडक्शन फॉर नेक्स्ट क्वार्टर इज 1200 यूनिट्स ऑफ A एंड 800 ऑफ B। यानी आपने
OAR निकालना है और निकालना है पर मशीन आर, ठीक है। अब आगे आकर देखते हो तो कहता है फैक्ट्री हैज 3 डिपार्टमेंट्स की जगह मशीन्स। ऐसे 2-3 सवाल हमने किए थे, वो डिपार्टमेंट ही बन जाते। मैंने कहा था मशीन बन गई समझो डिपार्टमेंट ही है। तो a फैक्ट्री हैज 3 मशीन्स एंड प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स A एंड B, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस रिस्पेक्ट। इसके अदब में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रिस्पेक्ट ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड पर मशीन। हर मशीन पर, मशीन 1 पर, हर मशीन 1 पर 2 ऑपरेटर आपको चाहिए। हर मशीन मतलब मशीन 1 पे 2 ऑपरेटर्स चाहिए जो इसको चलाते हैं। मशीन 2 ज़रा बड़ी है उस पर 3, मशीन 3 और बड़ी है उस पर 4 ऑपरेटर चाहिए। और मशीन आर्स पर यूनिट इतने लगते हैं, पर A पर B, पर बड़े लगे ने इस सवाल में पर ही लगे ने बस, ठीक है। 0.7 मशीन आर्स पर A, तो मशीन A के A पर कितने, मशीन 1 के A पर कितने यूनिट्स कितने आर्स लगेंगे, 1200 इंटू 7 करोगे तो मिल जाएगा। मशीन A के प्रोडक्ट B पर कितने आर्स लगेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिलेंगे टोटल आर्स मशीन 1 ने जो काम किया। बात समझ आती? मशीन 1 ने टोटल, तो कह रहा है अगले क्वार्टर का वो क्वार्टर का ही रेट क्या है मशीन का। आप फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालो पर मशीन आर, अगर अगले बजटेड प्रोडक्शन जो नेक्स्ट क्वार्टर की इतने हैं, और आगे वो क्या कह रहा है बजट ओवरहेड नेक्स्ट क्वार्टर के, यानी कि क्वार्टरली डेटा गिवन है। तो अगले क्वार्टर के अंदर कितने घंटे मशीन ने चलना है, तो वो कह रहा है जी 0.7 आर एक A पर लगता है मशीन का, और 0.2 आर एक B पर लगता है। तो इसका मतलब 0.7 इंटू 12 प्लस 0.2 इंटू 800 करें तो यहां से आपके पास टोटल मशीन आवर्स निकल आएंगे जो A ने अगले क्वार्टर में करना है काम। और बोलो ऐसे ही मशीन 2 है, मशीन 3 है, लेकिन ये तो मशीनी घंटे निकलेंगे ना। अब हर मशीन के ऊपर ऑपरेटर कितने कितने चाहिए। हाँ, तो अगर मिसाल के तौर पे मशीन 1 के घंटे टोटल निकले ना 500, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके ऑपरेटर के 1000 घंटे बन जाएंगे। जो मजदूर हैं यानी लेबर आवर्स कैसे बन गए, 200 डबल कैसे हो गए, एक मशीन पे 2 बंदे खड़े। ऐसे ही B के लिए जो आवर्स निकलेंगे मशीन के उसको 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर 3 मजदूर साथ, एक मशीन चलती है 3 मजदूर साथ चलते हैं चौथी मशीन 3 पर 4 मजदूर चलते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? चले, लेकिन ये पता लग गया कि ये सिंगल OAR की तरफ नहीं जा रहा। सिंगल OAR के 2 ही सवाल हमने देखे थे, वो स्टार्ट में एक ज़िया और एक वीनस के, पता नहीं इस तरह से। उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन शुरू ही हो गई। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या करते थे हम, मैं ज़रा को फॉर्मेट दिखाना चाह रहा हूं आपको। ये क्या है जी, अगर मैंने कहा था अगर आपको बजटेड FY दो तो ये बजटेड FY की डिस्ट्रीब्यूशन शीट होती थी। कुछ याद आ रहा है? सिर्फ आपने सवाल करने हैं जो रिवीजन प्लान में, बस आप वो सवाल एक बार कर लोगे। एक सिटिंग में FY 5 घंटे में आपने बैठ के कर लिया तो ये FY का कोई भी सवाल आपके सामने टिकने वाला नहीं है। आप खुद सोचो जब आप करते थे तो किस लेवल का था। अब आज बैठ के एकदम से कहो आप ये सवाल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा, तो भाई साहब अब ऐसे ना करो। 4 महीने पहले आपने चैप्टर किया था, इसकी बुनियादें तो आपके पास मौजूद रही कि FY स्टार्ट पे एब्जॉर्प्शन रेट निकलता है, लेकिन प्रॉपर जो FOH का सवाल है वो उसकी रिवीजन से ही आपके सामने आएगा ना। तो टोटल 5 घंटे या 5 घंटे भी ज्यादा ही कह रहा हूं आपके, एक बार लगने हैं इस पे, उसके बाद ये पानी की तरह रवा होगा, पानी से ही रवानी होगी इसमें, ठीक है। सही है, लेकिन अभी भी इंशाल्लाह ये मैंने बेसिकली अब यही मसला है, मेरे पास डिपार्टमेंट्स हैं। ये सवाल इस तरह का था, मशीन ABC देख लेना कहीं पे, मशीन 1 2 3 इस तरह के 2-3 सवाल आए थे। डिपार्टमेंट की बजाय वो मशीन बोल देता था, तो मैंने कहा था डिपार्टमेंट ही होते हैं, समझो एक मशीन इधर लगी है दूसरी मशीन उधर, मुख्तलिफ किस्म की मशीनें होती हैं। कोई कटिंग मशीन होगी, कोई असेंबलिंग मशीन होगी, कोई पता नहीं कौन सी होगी, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनानी है। अगर हमें उसने एक्चुअल FOH दिए हो तो एक्चुअल की बना लेंगे, करते थे। बजट दी हुई है तो बजट बना लेंगे। इसका फॉर्मेट देखो, FOH एक्सपेंसेस लेते थे, बेस लेते थे, टोटल लेते थे, और फिर उसको किसी न किसी वो जो बेस दी हुई है रीजनेबल बेस की बुनियाद पर हम उसको बांटते थे, ठीक है। अब मेरा सवाल बहुत छोटा है, ठीक है। ये तो बहुत बड़े बड़े लहीम शहीम सवाल हमने किए हुए थे, ये सवाल बहुत छोटा है। चेक करो जरा, ये तो तीनों मशीनें आ गई ना। अब यहां से आपको क्या मिला अभी तक, यहां से आपको मशीन आवर्स मिल जाएंगे। यहां से क्या मिलेंगे जी, टोटल मशीन आर, A ने कितना काम किया, B ने कितना किया, इन यूनिट्स की बेस पर ना। अगली चीज, ऊपर नंबर ऑफ ऑपरेटर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लेबर आवर्स या ऑपरेटर आवर्स जो भी कह लें वो आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक तीसरी चीज भी अवेलेबल है यहाँ पे,
इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड पर मशीन आवर, वही मशीन आवर जो निकले हुए हैं, हर मशीनी घंटे पर कितने किलोवाट बिजली खा लेती है मशीन, ये तो किलोवाट आवर आ गया। ओ ठीक है जी, और सही है। तो ये कुछ डेटा है आपके पास। अब आते हैं सवाल की तरफ, अभी तक सवाल नहीं था, सवाल की तरफ आते हैं। बजटेड what talk is budgeted overheads for the next quarter are 7192 million, which include electricity and power cost amounting to 2.19 million. अब 7.192 में इतनी 2.192 जो है 2.912 सॉरी, ये क्या पड़ी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, सही है। तो बाकी फिर अदर ओवरहेड्स होंगे जिनके बारे में क्या कह रहा है, ऑल अदर ओवरहेड्स अदर देन इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी किस बेस पर होगी, किलोवाट आवर्स की बेस पर। टेबल बना हुआ है नोट्स के अंदर, कभी पढ़ा हो जिंदगी में नोट्स को, तो टेबल बनाया था, पढ़ाया था वहां से कि कौन सी बेस रीजनेबल है। तो बिजली के लिए बड़ी, मैंने कहा था बड़ी पावर वाली बिजली, जो ये पावर यूज कर, जो बड़ी फैक्ट्री के अंदर लगी मशीनें होती हैं, उनके लिए सबसे मुनासिब बेस कौन सी है, किलोवाट आवर्स। कभी नोट्स खोलो तो पता लगे ना, खोलूं ओपन करूं या पता है, याद है ना, कैसे याद हो, छुट्टी के टाइम नजदीक हो तो वैसे ही सब याद होता है। अब जरा जल्दी से मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ अपनी FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट, ठीक है। तो FOH एक्सपेंसेस मैं यहाँ पे उनका नाम लिख लूँगा, उसके बाद कोई बेस बना देंगे, एक मुनासिब बेस उसने बताई हुई है। वैसे टोटल तो चुगे जो थे 2 एक्सपेंसेस ने, तो बेस आ जाएगी। उसके बाद टोटल 1000 में करेंगे, ठीक है, टोटल रुपीज इन 1000 कर लेंगे। उसके बाद मशीनें कितनी हैं जी, 3 हैं, तो A B जी काम है कोई 15 मिनट, अच्छा जी। मुझे पता था किस लिए, समझा करो ना, सवाल तो करा के छोड़ना ना आपको। अच्छा जी, आप सब सुन तो नहीं रहे, देखना जरा। हाँ वीडियो, उनका टाइम ही कोई नहीं होता आजकल हमारे पास, हम कहाँ देखें वीडियो, इसलिए काम चल जाता है। A B और C, लैन नहीं सी लग रही, मैं लैन लाई। अच्छा जी, अब वैसे सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन अब क्या बचा है सोल्यूशन का, 5 मिनट में सवाल हो जाना है। सर को मैंने एहतियातन 15 मिनट बोला है। ये भी ना असल में अब थक गया बेचारा, सुबह से चल रहा है। चलें जी, मशीन A है, मशीन B है और मशीन 1 2 3 है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, ठीक है जी। चलो अच्छा जी, अब 2 किस्म के FOH हैं, एक है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और दूसरी अदर ओवरहेड्स, ऐसा ही है। अब बोलो नहीं बेटा, तीसरी कौन सी है, मैं पावर की पावर, इलेक्ट्रिसिटी पावर को ही कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर इकट्ठी है। इलेक्ट्रिसिटी मैं लिखता हूं अपने भाई के लिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर। देखें जी, सवाल ने खुद बताया 29,000 में करेंगे, 2912। अब इसकी बेस क्या है, किलोवाट आवर्स पर मशीन आवर, ऐसा ही है बस, ठीक है, किलोवाट आवर्स ही लिखते होते थे, किलोवाट आवर्स, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बाकी क्या है, अदर FOH। अब अदर FOH तो हमें पता ही नहीं है, कैसे निकालेंगे जी, जाहिर है 7192 अगर टोटल है, उनमें से 2912 आपके अदर, मतलब 2912 इलेक्ट्रिसिटी है, तो बाकी क्या होंगे अदर्स, बोलो 428। अब बेटा जी इनको बांटना है, ठीक है जी, इनको बांटना है M1 और M2 और M3 में। जब ये बट जाने हैं तो फिर इनकी आपने इनको आपने डिवाइड करना है मशीन आवर्स के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वही आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है।
अब ज़रा बताओ मुझे, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी जो बांटनी है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? मशीन आवर्स चाहिए। मशीन आवर्स होंगे तो फिर मशीन, वो क्या कह रहा था, पर मशीन आवर 12 किलोवाट खाती है ये। तो अब मशीन ए के टोटल आवर्स कितने क्वार्टर में होने हैं, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। ये निकल आए ना तो सारा सवाल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन ऐसे ही बस, चलो अगली बार वालों के काम आ जाएगा सोल्यूशन। क्या कुछ ओपन है, कुछ कट कर लीजिए, कुछ है ही नहीं ओपन वैसे खास। चलें जी, वर्किंग वन मुझे चाहिए क्या, मशीन आवर्स। मैं एक ही वर्किंग करता हूँ, मशीन आवर्स। अब मशीन आवर्स के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखना ज़रा, मशीन आवर्स के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ 0.7 ना प्लस 0.6 कैसे, मशीन वन की बात हो रही है, मशीन वन टोटल, मशीन वाइज आवर्स चाहिए ना। 0.7 जैसे मैंने तीर लगाया वैसे चल रहा हूं, 0.7 इंटू 1200, नहीं यूं कर लेते हैं, मैं यूं लिखता हूं, जनरल फॉर्मूला लिखता हूं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, मुझे चाहिए ये सब कुछ, मशीन वन, मशीन टू और मशीन थ्री और टोटल, ये इसी फॉर्मेट में चाहिए ना, तो मैं इसी फॉर्मेट को ही कंटिन्यू कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि एक बार फॉर्मूला लिखूं मेरा काम हो जाए, बार बार कैसे फॉर्मूला लिखे बंदा, क्या ख्याल है? तो ये जनाब मशीन आवर्स निकालने हैं तो हम यूं लिखेंगे, मशीन आवर्स पर ए इंटू 1200 प्लस मशीन आवर्स पर बी इंटू 800। अब ये क्या हो गया, ये मेरा एक जनरल फॉर्मूला बन गया। मैं मशीनें बदलता भी रहूंगा तो फॉर्मूला अपना नहीं बदलूंगा। बात समझ आती है? मशीन आर, पहली मशीन की अगर बात करें तो मशीन वन की बात करें तो इधर देखो, मशीन जो मैंने तीर लगाया था 0.7 इंटू 1200 और 800 तो सेम ही रहना है ना। वो एक पहली मशीन पे आते हैं, फिर वो दूसरी मशीन पे चीजें आती हैं, फिर तीसरी मशीन पे आती हैं, तो हर मशीन किस एक यूनिट पर कितना टाइम लगा रही है, ये गिवन था, बस इतनी सी बात थी सवाल में। और ये भी कई बार देखा था हमने। खैर चलें, तो 0.7 इंटू 1200 जमा 0.2 इंटू 800, ये किसकी बात हुई हमारी, बताओ इसका आंसर। 1000 टोटल नहीं, मशीन वन ने, सॉरी, मशीन वन का 1000। ठीक है, उसी तरह से अगले को पकड़ो, 0.6 मशीन टू का 1 घंटा लगता है ए पर और 0.3 घंटा लगता है बी पर, तो 800 और 1200 पर कितने टोटल घंटे लगे ये निकाल रहे हैं। तो 0.6 इंटू 1200, 0.3 इंटू 800, 960, और अगले का 920। टोटल भी बताओ, 2880। अब क्या रह गया, कुछ भी तो नहीं रह गया। इलेक्ट्रिसिटी तो आराम से निकल सकती है क्योंकि मशीन आवर्स आ गए ना। अब मैं किलोवाट आवर्स निकाल सकता हूं। कैसे किलोवाट आवर निकालूंगा जी, ये देख लो, सुकून से यहीं पर लिखो, मशीन आवर्स, टोटल मशीन आवर्स, ये देखो ना, ये इधर ही लिखता हूं ऐसे ही फॉर्मूला जी, किलोवाट, यूं लिखता हूं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, ये मैं निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड। इधर देखो बच्चों, किलोवाट आर, किलोवाट आर, किलोवाट आर पर मशीन आर, ऐसा ही है। और बोलो जो उसने बताया, इनटू मशीन आवर्स टोटल। अब मशीन आवर्स हमारे पास मौजूद हैं 1000, 960 और 920। मशीन ए 1 घंटे के 12 किलोवाट अगर खा जाती है, 12 किलोवाट, तो 1000 घंटों के कितने खाएगी फिर? सिंपल 12000। ठीक है जी। ऐसे ही मशीन टू अगर 1 घंटे में 15 किलोवाट आवर्स, 15 वाट खाती है, यूं कह लो 15 किलोवाट खाती है, 1 घंटे में 15 किलोवाट खाती है, तो अगले क्वार्टर में कितने घंटे चली? 960, तो इंटू 15 करो। मशीन थ्री जो है
उतने भी हैं जी। हाँ, मशीन 3 जो है ये 1 घंटे में 20 किलोवाट खा जाती है, तो अगले क्वार्टर में जो 920 घंटे चलेगी तो कितने किलोवाट खाएगी? 184। अब इसका टोटल 44। अब इधर देखो, हमें ये बांटने के लिए डेटा मिल गया, पकड़ो कैलकुलेटर। 2912 इंटू 12,000 डिवाइड बाय 44,800, 780 एग्जैक्ट आया। नेक्स्ट फिर पकड़ो 2912, ये कॉस्ट है जिसको बांटना है। 2912 किस बेस पे बांटना है? इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की किलोवाट आवर की बेस पे, ठीक है। तो 2912 इंटू 14,400 डिवाइड बाय 44,800, 930। 2912 इंटू 18400 डिवाइड बाय 44800, 11। बस चलो बट गया सारा। अब बाकी ओवरहेड्स के लिए क्या चाहिए? लेबर आवर्स कह लो या ऑपरेटर आवर्स कह लो, उसने लफ्ज ऑपरेटर आवर्स यूज किया है तो हम भी ऑपरेटर आवर्स ही लिख देते हैं। क्या ख्याल है? लेबर आवर्स ही हैं, लेबर आवर्स ही हैं, लेबर आवर्स ही हैं, बट उसने क्या कहा है? ऑपरेटर आवर्स, ठीक है। यानी वो लेबर नहीं कह रहा, उनको ऑपरेटर कह रहा है। अच्छा नहीं लगता होगा ना उनको, लोगों को, ठीक है। तो ऑपरेटर आवर्स। अब ऑपरेटर आवर्स निकालना कितना को मुश्किल है? मेरे ख्याल में मुश्किल तो सिर्फ वही था, मशीन आवर्स निकालना क्योंकि एक मशीन अगर मशीन 1 अगर 1000 घंटे चलती है तो इस मशीन पर कितने ऑपरेटर काम करते हैं? 2। तो फिर ऑपरेटर आवर्स कितने हुए? 2000। मशीन बी ने अगर, मशीन 2 ने अगर, इतने बी थे 2 ही मैंने मिक्स हुए, मशीन 2 अगर अगले क्वार्टर में 960 घंटे चलेगी तो एक मशीन 2 पर कितने ऑपरेटर खड़े होंगे? तो 960 इंटू 3 ये ऑपरेटर आवर्स आ गए। ऐसे ही मशीन 4 के लिए, तो यहां पर भी हम फॉर्मूला यूं लिखते हैं। मुझे चाहिए क्या थे? ऑपरेटर आवर्स ना, ऑपरेटर आवर्स। ये वर्किंग का रेफरेंस दे लेना फिर बाद में, ये इधर वर्किंग का रेफरेंस दे देना, फिर ये इधर भी वर्किंग 1 ही कह दो, वर्किंग 1, और ये भी वर्किंग 1, ठीक है ना। तो जी ऑपरेटर आवर्स निकाल रहे हैं, तो हम कैसे निकाल रहे हैं जी? हम कह रहे हैं जी टोटल मशीन आवर्स, टोटल मशीन आवर्स जो निकाले हैं आपने ऊपर, इसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ ऑपरेटर्स के साथ जी। अब ये 1000 पड़ा है ना, नंबर ऑफ ऑपरेटर सवाल में गिवन थे 2 3 4, ठीक है। तो इसलिए मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा जी, बोलो 2000। ये तो मैं भी बता देता, 2880 और इनका टोटल, लो जी कहानी खत्म। पकड़ो आप 4280 वाली कॉस्ट को, उसको बांटने के लिए ऑपरेटर आवर्स आ गए। कुछ याद आया एफओएच का चैप्टर? अच्छा जी, सवाल मुश्किल नहीं था, इसमें सिर्फ एक ही कसूर है आपका कि आपने एफओएच को कभी मुड़ के रिवाइज ही नहीं किया, क्योंकि गुजारा चल रहा था। आप समझते थे कि जहां जहां पे इस एफओएच के नाम का जिक्र आता है ये रिवीजन हो गई है। भाई उसमें जहां यूजेज है उस हिसाब से तो रिवीजन रही, लेकिन प्रॉपर सवाल एफओएच का, वो एफओएच का चैप्टर करके ही आना था आपको याद। तो इंशाल्लाह इस रिवीजन में आप करेंगे, जब जब रिवीजन करेंगे। एफओएच बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपनी ग्रिड के अंदर, ये अक्सर आने वाला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस दफा मुझे लग रहा है बड़ा सवाल आएगा, तो टिका के करना इसको, ठीक है जी। तो 4-2 टिका का मतलब ये नहीं एनुअल लगे रहना, जो रिवीजन प्लान में सवाल होंगे बस उनको एक सिटिंग में 5-1 घंटे में एक दफा कर लिया, अगली रिवीजन में फिर जब टाइम इसकी बारी है उस टाइम उतना टाइम इस पे लगाना है, ओके जी। तो 4280 इंटू 2000 डिवाइड बाय 8560, 1000, 1440। अच्छा 1000, तो पहले एक तो लिख लें दिया करो अगला, और उस पर बैलेंसिंग निकाल दिया करो आखिरी, ठीक है। अब टोटल एफओएच आ गए मेरे पास ये। अब टोटल एफओएच जो थे ना, टोटल एफओएच वो मैंने डिपार्टमेंट यानी मशीन वाइज बांट लिए हैं। क्या ख्याल है बताओ? 1780 2। अच्छा बेटा जी, अब उसने क्या कहा था? उसने कहा था वो यार निकालो पर मशीन आर, रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़नी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो डिवाइड करो इसको टोटल मशीन आर्स के साथ, अगेन वर्किंग 1 में मशीन आर्स छाए हुए हैं, ठीक है। तो मशीन, बातें ना करो यार, कोई बात है तो फिर मुझसे पूछो या बाद में ना
एक दूसरे से डिस्कस करना, बात तो ख़त्म कर लेने दो, क्लास ख़त्म कर लेने दो। सर उमर ने चाती मार ली है जी। कितने आर्स कितने ही टोटल? 1000। मैं 1 लिखूंगा, 1000 ही लिखूंगा, 1000 लिखूं, चलो 1000 लिख लेते हैं नीचे, फिर आपको कह रहे हैं कि जी 1000 और यहाँ पर 960 और यहाँ पर 920, ठीक है। तो बताओ जी आंसर, तो वो फिर 1000 में आएगा, सही है। तो इसको 1 कर दो और इसको 0.96 करो। ये इस पर कोई एतराज़? ये मशीन आवर्स मैंने 1000 में कर दिए हैं, और सही है, मशीन आवर्स इन थाउजेंड्स। ये सर उमर ने जाके बिजली बंद कर दी है, मुझे सब पता है सर का। 1780 आ गया, ठीक है जी। तो ये ज़रा मशीन आवर्स मैंने इन 1000 ले लिए हैं, और ये मेरे पास आ गया जनाब फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर मशीन आवर। पर हम तुंदिए बाद मुखालिफ से नहीं घबराते, सर बिजली बंद करें या जो भी बंद कर दें जी, पानी बंद करें। तो FOH का रेट आ गया जी पर मशीन आवर। हुण सानू दस ना देना जाके सारी गल्लां, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है जी, ठीक है। तो अब आपके पास होमवर्क में क्या है जी? ये क्वेश्चन 7 है। तो मेरे ख्याल में तो कल भुगत जाएगा काम, मुझे बहुत उम्मीद है कि कल भुगत जाएगा काम, मेरी नीयत भी है। लेकिन देखें, मैं कभी भी मैं दिखाता हूँ, मैं कभी भी बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं पहले से डिसाइड करके नहीं चला करता कि ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। जो आपको इतना इफेक्टिवली सारा काम होता रहा, हमें कहीं पे कभी सेशन क्लोज हो चुका, हमारा सिलेबस आराम से, कहीं पे दौड़ तो नहीं लगाई हमने। लेकिन अब एंड पे आके आप ऐसी कोई छोटी चीज़ में दौड़ ना लगवा देना। सब ओके जा रहा है, उम्मीद बड़ी है कल इंशाल्लाह कंक्लूड हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है जी। सवाल है कोई तो पूछें, और तस्वीर है तो खींचें। ओके जी, ये पार्ट 3 ज़रा लंबा हो गया है, चलो कोई बात नहीं। कितनी देर का हो गया? 1 घंटा 42 मिनट। आपने मुझे बताया ही नहीं, आपने नहीं बताया, आज नहीं बताया आपने, सॉरी टू से। आपको ये अलग करना चाहिए था। 1 घंटा 42 मिनट का बेचारों का पार्ट डाउनलोड होते अलग मसला आता है, वो मसला आया ना इस लेक्चर में, फिर देखना, ठीक है जी। आज की क्लास क्लोज करते हैं इस उम्मीद के साथ कि कल हमारी आखिरी क्लास होगी, ठीक है जी। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।